भाई? बस ठीक, बताइए। भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप इतनी दूर से हमारे दी यंग पॉडकास्ट के सेटअप पर आए हो। और बेसिकली आज मैं लोगों को ना थोड़ा बताना चाहूँगा कि आज का जो पॉडकास्ट हमारे चैनल पे होने वाला है, जो हम कन्वर्सेशन करने वाले हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जी। यहाँ पर हम थोड़ी बात करने वाले हैं कुछ मिसकंसेप्शंस के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिनके बारे में शायद लोगों को नहीं पता है या फिर गलत नॉलेज है, करेक्ट। आधी अधूरी नॉलेज है। आज हम बात करने वाले थोड़ी सी हिस्ट्री से रिलेटेड, थोड़ी सी हमारे धर्म से रिलेटेड और कुछ ऐसी बातों से रिलेटेड जिनको छुपाया गया है। अब क्यों छुपाया गया है और क्या छुपाया गया है, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रखर भाई, जो कि इंस्टाग्राम पे ऐसा ही कंटेंट बनाते हैं, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड और भी डेली लाइफ की काफ़ी सारी चीज़ें ये शेयर करते हैं। इनकी इंस्टाग्राम की लिंक और सारी ही डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, तो आप जाके प्लीज़ 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 वहाँ से इनको फॉलो कर सकते हैं। प्रखर भाई कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? बस यार, पुरानी जगह है थोड़ी, पहले कभी आ चुके हैं तो अच्छा लगा। नॉस्टैल्जिया लग रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। भाई आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है, क्योंकि हिस्ट्री ना एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर बात की जाए ना तो लोगों के ना सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। लोग ना हिस्ट्री को ऐसा समझते हैं या फिर इस तरीके से लेते हैं कि वो उनकी खुद की बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी एज अभी 24 साल है, तो अगर मैं अपनी खुद की हिस्ट्री हटा दूं, करेक्ट। पिछले 23 साल में मैंने जो भी किया सब कुछ मैं भूल जाऊं, तो शायद मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बचेगा। लाइफ जो है बेसलेस हो जाएगी। करेक्ट। और अगर कोई उन चीज़ों अगर कोई उन चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करे, मुझे बताए, मैं मान लो लेट सपोज कि मेरी याददाश्त चली गई है और कोई मुझे बताए कि भाई तू तो ये करता था, तूने ये किया है, तू ये है वो है, तो शायद वही चीज़ मैं बन जाऊँगा। करेक्ट। तो ये रीज़न है कि हिस्ट्री ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। और हिस्ट्री के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ की जाए तो हमारा पूरा बेस ही हिल जाएगा, पूरी लाइफ हिल जाएगी। करेक्ट। सो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि हिस्ट्री सिर्फ, देखिए, हिस्ट्री हमारा सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं होता जी। राइट। हिस्ट्री एक कलेक्शन होता है हमारी सिविलाइजेशन का एज इट इज़, ठीक है। तो जितनी भी आपकी संस्कृति है, जितने भी आर्ट्स हैं, जितना भी साइंसेस था, जितना भी कुछ भी था, ठीक है, ये सारा मिलके हिस्ट्री बनता है, ठीक है। नाउ अगर मैं कहता हूँ कि आपसे मैं सारी आपकी याददाश्त छीन लूँ, ठीक है, इट्स लाइक आप एक बकेट लो और बकेट का सारा पानी फेंक दो, फिर उसमें आप कुछ भी डालो, वो भरता चला जाएगा जी। फिर कुछ दिन बाद बकेट को लगने लगेगा कि मैं यही हूँ, राइट। लेकिन वो बकेट है नहीं, वो पानी की बकेट है, उसमें हमने चावल भर दिया, वो बहुत भारी हो गई, और उसको लगेगा मैं भारी क्यों हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और ख़ास करके जब आपकी हिस्ट्री आपके पास नहीं रहती है तो आप एक ईजी टारगेट होते हो मैनिपुलेशन का। कोई भी आके कोई भी उठ के बता देगा, जिसको ज़रा से भी एक्सपर्टीज़ है अपनी फील्ड में, कि ये नहीं ये है, और आप यही समझोगे, ठीक है। और ये बहुत बुरी तरह हुआ पोस्ट इंडिपेंडेंस। सती प्रथा के बारे में मतलब बताया जाता है, और सती प्रथा को लेकर ना ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा एनलाइटेड किया जाता है कि उन्होंने आके इसको ख़त्म कर दिया। हाँ, करेक्ट करेक्ट। क्योंकि शुरू से ही जो ब्रिटिशर्स और जो यूरोपियन पावर्स का एम था वो ये बताना था कि हम अनसिविलाइज थे, उन्होंने हमें आके सिविलाइज किया। दैट वाज द ओनली थिंग दे वर ट्राइंग टू पुश। और इसलिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खोजी गई, जो इनकी हिस्ट्री से भी बहुत पहले थी, बहुत पुरानी थी, तो इन्होंने कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन तो थी, बट फिर आर्यंस जब यूरोप से आए तब उन्होंने हमें सिविलाइज किया, इनको किया। इंडस वैली वाले भी गंवारी थे, ठीक है। सो ये नैरेटिव रहा है शुरू से। अच्छा भाई, अभी जैसे सती प्रथा की बात आई है, हमें बताया जाता है कि सती प्रथा सबको पता है क्या थी क्या नहीं थी, और उसको दिखाया गया है कि वो गलत थी, और ब्रिटिशर्स ने आके वो चीज़ सही की। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? सो बेसिकली सती प्रथा एक हमारा जौहर पता है जी, जौहर व्रत होता था, राइट। क्यों होता था? जौहर व्रत होता था क्योंकि जो इन्वेडर्स आ रहे थे उस टाइम, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम 1200 टू लाइक 1500 1600 तक, जो इन्वेडर्स आ रहे थे वो लैंड फोर्सेस थी, और दे वर हाईली बारबेरिक, और बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल फील्ड्स होते थे वो। सो दे कंसिडर्ड रेप्स एज अ मीन्स
कि इससे मैं इसको नीचा दिखा ले जाऊँगा, अगर मैं इसकी बीवी उठा ले जाता हूँ तो इसकी बेइज्जती हो जाएगी, इसके बेटी का रेप कर देता हूँ, दैट वॉज देयर थिंकिंग। तो ये हमारे यहाँ दो चीज़ें, हमारे राजपूताना जो था, जब वहाँ पे हार शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि भाई देखो दो चीज़ें हैं, एक तो हमें घूंघट डालना है अपनी वुमेन पे। घूंघट हमारी प्रथा नहीं है, हमारे यहाँ पे घूंघट नहीं था, ठीक है, कभी नहीं था, किसी भी वर्जन में नहीं था। अब लोग निकाल ले आते हैं बट वो दैट्स फॉल्स, ठीक है। और उसके दूसरे शब्द हैं जो लोग अभी बताएंगे कि ये है, वो नहीं है, वो घूंघट नहीं था, ठीक है। वो घूंघट के बारे में भाई बात करेंगे, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, हाँ पता है, मुझे पता है, होता है ये, तभी मैं भी डायरेक्शन सोच के थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई नहीं, तो घूंघट प्रथा शुरू हुई, ठीक है, कि भाई ये जो ना साले आते हैं हमसे, अगर संधि करने में आएंगे तो हमारी वुमेन को ऐसा देखते हैं ये, क्योंकि इनका जो कल्चर है वो है कि भाई हरम का कल्चर। हरम मतलब मेरा एक तरीके से मेरी ऐशगाह होगी जिसमें 50-60 औरतें मैं ले आऊँगा, ये औरतें बोलते हैं वुमेन को, महिलाएं मैं ले आऊँगा दूसरी जगह से, अपनी जगह से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और उनको मैं सेक्स स्लेव बना के रखूँगा, ठीक है। और ये हर इन्वेटर का था ऐसा, उनके पास सबके पास थी। और ये बहुत सारी वैसी वुमेन जाती थी जो कि राजपूताने और ऐसी जगहों से ये हिंदू वुमेन या बच्चियाँ चुरा के ले जाते थे, 12 साल 13 साल 14 साल की बच्चियाँ इनके हरम में इनकी सेक्स स्लेव बनी बैठी हैं। ये बहुत ही वाइड स्प्रेड है, इट्स नॉट हिडन, अब तो ये तो मतलब सभी जानते हैं। तो इन्वेजन जब हुए तब क्या हुआ कि ये घूंघट प्रथा ही। अब सती प्रथा का क्या सीन है, लोगों ने जौहर करना शुरू किया। इनफैक्ट आप मानोगे नहीं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं हमारे कंट्री के, इन्होंने सती प्रथा को जौहर को भी बदनाम करने की कोशिश करी गई कि जौहर इज़ समथिंग कि ये बहुत ही गलत था और इसको हम ग्लैमराइज कर रहे हैं। देखो, जिसको लगता है कि जौहर गलत था और हम इसको ग्लैमराइज कर रहे हैं, एक काम करना, जब अभी अगर पूजा ज़िंदगी में करी होगी या 5 स्त्री जला कर, पर छूना उसको, ठीक है। जितना फेमिनिज्म है ना, जितना ये सेकुलर है ना, सब निकल जाएगा अंदर से, 1 सेकंड में निकलेगा, वो ज़्यादा टाइम नहीं लेता आग छूने में। उसमें हमारे यहाँ की वुमेन जिंदा चल के अगर आपको देखना है कैसे जौहर होता था, कि इमेजिन करना है, तो सोचो एक बहुत बड़ा सा रूम है, ठीक है, उसमें फायर है, इमेजिन करना, ठीक है, वो उसमें सिर्फ फायर है, और उसमें बाहर आपका जो किला है उसके बाहर आपके सारे पति बच्चे सब मार दिए गए हैं, कोई मर्द नहीं बचा है, ठीक है। और अब इन्वेटर अंदर आ रहे हैं, उनका काम है आपको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करके तुम्हारा मर्डर कर देंगे, और पता नहीं क्या करेंगे। मतलब मारना तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपका जो वो करेंगे आपके शरीर के साथ, वो इवन नेक्रोफिलिया भी उनका एक बहुत बड़ा पार्ट होता था, मतलब सेक्स विद डेड बॉडीज़। तो आपने जो सीरिया में हो रहा था, एक लड़की को पकड़ लाए थे, उसको नेकेड करके कर रहे थे, हाँ वो ये है इनके यहाँ शुरू से, ठीक है। तो नेक्रोफिलिया बहुत बड़ा पार्ट था इनका। तो ये सब ना हो, ठीक है, इवन आफ्टर आई एम डेड मेरे शरीर को ना छू पाएँ, उसके लिए वो जौहर करती थी। वो एक बड़ा सा कमरा है जिसमें आग लगी हुई है, आग लगाई गई है, और उसमें मुंह में तुलसी का पत्ता और गंगा जल लेके एक के बाद एक जा रही हैं। और जब वो जा रही हैं उस तरफ, तो वहाँ जो जा चुकी हैं उनकी चीख उन्हें सुनाई दे रही है। पता है कितनी हिम्मत चाहिए इस काम के लिए, सोच भी नहीं सकता भाई। अभी सोचोगे ना, अभी मतलब मैं आदमी को बोल रहा हूँ ना, जो बहुत बड़े, मैं मिलिट्री वालों को बोल रहा हूँ, जो सोल्जर्स हैं, आप सोचो आपकी रूह काँप जाएगी। और वो करना, और आप अभी भी चित्तौड़गढ़ जाओ, वहाँ पे हाथ के छापे पड़े हुए हैं उनके, मतलब वो अगर वो आपके लिए एक देवी नहीं है तो मुझे नहीं लगता कौन देवी है, ठीक है। अगर वो आपके लिए दुर्गा माँ का रूप नहीं, काली माँ का रूप नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि किस चीज़ की और रिस्पेक्ट करोगे। उल्टा उसको ये डिमोनाइज करने के चक्कर में कि नहीं ये गलत था, ये वुमेन के साथ ज़बरदस्ती हो रहा था, नशे में करवाया जाता, पता नहीं क्या क्या थ्योरी आ रही है, ठीक है। क्योंकि रीज़न वही है कि आपको आपके कल्चर से नफरत करानी है, आपको अपने कल्चर पे शर्मसार कर देना है, ताकि आप कल्चर छोड़ो। कल्चर नहीं छोड़ोगे तो हमारा कल्चर कैसे आप अपनाओगे, जो प्रेडेटरी है नेचर में, राइट। इस चीज़ को पता है भाई, दिखाया कैसे जाता था, मुझे याद है जब मैं स्कूल में था और हमें ये पढ़ाया गया था, तो हमें क्या बताया जाता था, हमें बताया जाता था कि जो राजा होते थे, उनकी जो भी रानियाँ होती थी, जब राजा मर गया, क्योंकि रानियाँ जो है राजा पर डिपेंडेंट है, तो ये हमें बताया जाता था कि ये ना डिपेंडेंसी दिखाई गई है कि औरतें कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, या फिर उसको क्या कहते हैं भाई, जो पुरुष प्रधान, अच्छा, पैट्रियार्की, हाँ पैट्रियार्की दिखाया जाता था कि पुरुष प्रधान समाज है, तो अगर राजा मर गया तो रानियाँ अपने आप जाती हैं, ये मतलब मोटिव दिखाया जाता था। लेकिन आपने जो बताया
वो क्रिस्टल क्लियर है भाई। देखो भाई, सिर्फ राजा रानी की बात नहीं हो रही, मतलब ये एक बच्चों वाली बातें होती हैं कि राजा और ये सब नहीं था। आप एक पूरी सोसाइटी देखो। हाँ वही, जो किले होते थे, जैसे महारानी पद्मावती का जो दिखाया गया है, वो सिर्फ एक किला नहीं था, वो एक सोसाइटी थी अंदर पूरी, एक पूरा शहर था अंदर एक तरीके से। और उसमें हर एक वुमन विलिंगली मर रही है, ठीक है, क्योंकि और ये एक, यार देखो, अगर मैं कल को कहूँ कि विष्णु जी की मैं एक प्रतिमा लाता हूँ, ठीक है, जिसमें विष्णु जी शेषनाग पे लेटे, आपने देखा होगा, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं जी, आप इसे 2 तरीके से देख सकते हो, 2 के 1000 तरीके से देख सकते हो। मैंने 2 मेजर तरीके बताऊँ जिससे लेफ्ट देखता है या जो भी हैं नमूने, ये देखते हैं कि ये देखो दासी है, ये प्रभु की दासी है और पेट्रियार्की है यहाँ पे। पहली चीज़, विष्णु जी का जो प्रतिमा बनाई गई है, वो जो बहुत पुराने महर्षि थे और जो बहुत पुराने सिद्ध पुरुष होते थे, उनके दिमाग में जो इम्प्रिंट आया इमेजेस का, ठीक है, साधना कर करके उस टाइम उन्होंने वो बनाया। पहली चीज़, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी आदमी और महिला नहीं है, ठीक है, वो आदमी और ये बाइनरी से, और मतलब वो एक अलग ही लेवल की चीज़ है, वो वुमेन ह्यूमन नहीं है, राइट। तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि ये जो शक्ति है ये फीमेल है और ये फेमिनिन इज़ अ डिफरेंट थिंग, फेमिनिन मैस्कुलिन इज़ अ डिफरेंट थिंग, फीमेल एंड मेल इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अगर आप कहोगे कि ये मेल है और ये फीमेल उसका पैर दबा रही है, वो गलत है। इसका जो रियल तरीका देखने का है, जैसे हमारे शास्त्रों में बताया गया है और जैसे कि शास्त्रों में नहीं बताया गया, एक भारतीय कॉमन सेंस है, इट शोज डिवोशन। किस चीज़ का डिवोशन? लक्ष्मी का। लक्ष्मी क्या है? वेल्थ। पैसा नहीं है लक्ष्मी, ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। वेल्थ है लक्ष्मी, पैसा नहीं है। लक्ष्मी वो सुकून है जो आपको पैसा आने के बाद आ सकता है, ज़रूरी नहीं आए। अगर आपके गलत तरीके से पैसा आया होगा तो आपको सुकून नहीं आएगा, ठीक है। तो वो लक्ष्मी उसको सिग्निफाई करती है। तो लक्ष्मी जैसा, लक्ष्मी के जो गुण हैं, मतलब वो सुकून तो आपको तभी मिलेगा जब आप प्रभु की भक्ति में रहोगे, आप उनसे डिवोटेड रहोगे, तो वो आप में संतुष्टि अपने आप आएगी। आपको कुबेर की जरूरत नहीं पड़ेगी जी, ठीक है, आपके पास लक्ष्मी रहेंगी, आप उसी में खुश हो। और ये कोई वो नहीं है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, और गरीबी नहीं, दरिद्रता हमारे यहाँ अभिशाप मानी गई हिंदुज़म में। दरिद्रता इज़ अ कर्स, सीधा लिखा हुआ, कई जगह पे लिखा हुआ है। लेकिन संतुष्टि ज़रूरी है, नहीं तो आप वही भागते रहोगे। फिर जब महाकाल बाबा शमशान बुलाएंगे ना, तब फिर विष्णु जी याद आएंगे कि लक्ष्मी नहीं, ना लक्ष्मी मिली ना विष्णु मिले, बस कुबेर इकट्ठा करते रह गए। जी भाई, यही है। कुबेर के पास भी बहुत पैसा था वैसे। भाई एक और बात कि जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा कि हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं जो कि लोगों को शायद पसंद आएंगे या फिर जिनके बारे में लोगों को जानना ज़रूरी है, उसमें से एक टॉपिक था ओरिजिन ऑफ इस्लाम। तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि ये टॉपिक हमने किस बेसिस पर रखा है या किस पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है। सो देखिए, आजकल क्या होता है कि हमेशा से रहा है ये, इस्लाम हैज़ बीन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक अक्रॉस द वर्ल्ड। आज भी है, पहले भी था। सो वो सेंसिटिव है, मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फैनेटिसिज्म है उसके पीछे, बहुत ज़्यादा, मतलब एक दीवानापन एक टाइप होता है ना, कि अगर इसने कुछ बोला जो हल्का सा भी अलग हुआ तो फिर वो डेथ थ्रेट्स और कॉल्स आने लगती हैं, वो सरतन सुजन ऑल दोट हेट स्पीचेज होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके पेरिफेरी नहीं देख सकते, उसका ओरिजिन नहीं थी, क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, राइट। हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वी नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस और फेथ का कुछ हम बात ही नहीं कर रहे, हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या था, देखो, जो अरब एरिया है, अरेबियन पेनिनसुला, अगर आप एडिटर से बोलना हो, वो मैप पे दिखाएगा, उसको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो अरेबियन पेनिनसुला है इस टाइम, ठीक है, वो हमेशा से एक बंजर और एकदम बेकार जगह थी, कुछ नहीं उगता वहाँ पे, तेल का मतलब नहीं था उस टाइम, और कुएं में वैसे भी खोज ही नहीं गए तो पता नहीं था क्या होता है, कुआं कैसे खोजा जाएगा, डिगिंग विगिंग का कुछ था नहीं। इंडिया में हो गया था बट वहाँ पर नहीं था। सो वो पूरा डेजर्ट था, ठीक। वो इतना बर्बाद जगह थी कि इनफैक्ट जो रोमन एम्पायर है पूरी, अगर आप रोमन एम्पायर है, उसके बाद की बैजेंटाइन एम्पायर, या आप इवन कोई भी एम्पायर का आप देखोगे ना, तो ऐसे सऊदी अरेबिया को ऐसे साइड से छू के निकलती है, ऐसे नहीं आप किसी
लेप्रोसी के पेशेंट को साइड से निकल जाते हो, ऐसे एकदम साइड से, वो जा ही नहीं रहे उधर, ठीक है, क्योंकि वो एकदम वेस्ट लैंड है, ठीक है, कुछ नहीं होता, ना पानी है, ना खाना है, ना लोग हैं, ठीक है, बट वहाँ से ट्रेड होता है, ट्रेड रूट है वो, ठीक है, जहाँ की प्रेडोमिनेंटली मूर्ति पूजन वाले लोग रहते हैं और ज्यूज़ रहते हैं। जी, ज्यूज़ इसलिए रहते हैं क्योंकि क्रिश्चियंस उस टाइम जब रोमन एम्पायर थे और उसके काफ़ी टाइम तक, इवन मिडिल एजेस तक, क्रिश्चियंस बहुत ज़्यादा खूंखार होते थे। मतलब आप अगर कहते हो ना कि आप देखते हो कि ये ऐसे पत्थर मार रहे हैं, मुस्लिम ऐसे कर रहे हैं, क्रिश्चियंस जो करते थे ना, मतलब वो अलग ही लेवल का करते थे। तो उन्होंने, उनके यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई थी कि जो ज्यूज़ थे, ठीक है, ये नहीं मानते थे उनका, सो ये जीसस को नहीं मानते हैं, ठीक है, ये कहते हैं कि जीसस वॉज नॉट अ मसीहा। तो ज्यूज़ की किताब है, ठीक है, ओरिजिनली, जिसमें एक प्रॉमिस है कि एक मसीहा आएगा और वो आपको लिबरेशन देगा, वॉट एवर दे कॉल लिबरेशन, वो देगा। तो क्या हुआ, जब अराउंड यही जो BC से जब AD में हम आ रहे थे, या तो BCE से CE का जब ये टाइम था, तब एक फिगर आया वहाँ पे, इमर्ज हुआ, जिनको जीसस क्राइस्ट बोला जाता है। उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जीसस क्राइस्ट ट्रांसलेशन है, रियल नाम तो किसी को मतलब बहुत ही कम लोगों को पता होगा, जो ओरिजिनल अरामाइक लैंग्वेज जानते होंगे या जो भी है, उसका साउंड भी अलग है, उसको आप ट्रांसलेट जॉन भी कर सकते हो, जो भी वो अलग चीज़ है। बट ये था कि वहाँ पे जीसस क्राइस्ट आए। जब वो आए तो ज्यूज़ ने उनको मना कर दिया अपनाने से, कहा ये मसीहा नहीं है, किताब तो हमारी है और आपने हमारी किताब से लिया है, और तो ये मसीहा नहीं है, ही इज़ जस्ट अ सेपरेट गाय, ही कुड बी अ डिवाइन पर्सन, बट तो उन्होंने एक तरह से अबैंडन कर दिया जीसस को, ठीक है। ज्यूज़ ने कहा ये मसीहा नहीं है। तो उससे क्या हुआ, जो रोमन साम्राज्य था और रिलेटेड जो जितने भी वहाँ पे किंगडम्स वगैरह थे, उन्होंने, उनके लिए जीसस एक पॉलिटिकल थ्रेट बन गए थे। उनको लगा सब इनके पीछे चले जाएंगे और हमारा जो एम्पायर है वो एम्पायर क्या मतलब हमारा किंगडम खतरे में आ जाएगा। तो उन्होंने एक तरीके से एज पर क्रिश्चियन वर्जन उन्होंने जीसस को क्रूसिफाई करके मार दिया, ठीक है। अब उनकी डेथ के बाद, ठीक है, जो उनके फॉलोअर्स थे, जितने भी जीसस के फॉलोअर्स थे, वो अपने आप को क्रिश्चियंस कहने लग गए, ठीक है। और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आ गई, और क्रिश्चियनिटी अपने ज्यूज़ को बोलती थी कि तुम्हारे वैसे जीसस क्राइस्ट मारे गए थे, तुम लोगों ने अबैंडन किया, तुम लोग ऐसी की तैसी मार देंगे हम, क्योंकि क्रिश्चियंस पावर में आ गए, रोमन एम्पायर क्रिश्चियनाइज हो गई पूरी तरीके से। जब वो क्रिश्चियनाइज हुई, उन्होंने इनको मारना शुरू किया, बहुत बुरा। तो वो भाग भाग के अरेबियन पेनिनसुला में आए, क्योंकि यहाँ डेजोलेट था, कोई था नहीं कुछ, तो वहीं रहते थे वो, ठीक है। अब बट एक भूख होती है ना कि मसीहा कब आएगा, हमारा मसीहा क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, हमें तो इतना बुरा, और बहुत बुरा उनके साथ क्रिश्चियंस ने किया, और वो आए और अरेबियन पेनिनसुला में सेटल हो गए। और यहाँ पे भी हुआ कि यार हमारा मसीहा नहीं आ रहा, हमारा मसीहा नहीं आ रहा। अब वहाँ पे रोज़ एक मसीहा आने लग गया, क्योंकि लोगों को पता चला कि ये कुछ ढूंढ रहे हैं, और इससे, क्योंकि अब ऐसी वेस्ट लैंड में कैसे लोग रहते होंगे, उनके पास क्या होगा, उन्हें तो कुछ भी चाहिए, छोटा सा पावर, पैसे, कुछ भी मिल जाए, मज़ा आ जाएगा, राइट। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हर जगह कोई ना कोई एक उगने लग गया कि यह मसीहा, तो वो कहते थे नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फिर ऐसे ऐसे करते करते एक टाइम आया जब प्रॉफेट मोहम्मद ने बोला कि मैं मसीहा हूँ, ठीक, मैं फाइनल मसीहा हूँ, मेरे बाद कोई नहीं आएगा, और मेरे पहले जो आए थे वो मेरे प्रेडेसेसर थे, अब मैं रियल हूँ, ठीक है। तो वो लीनियज वही आ रही है। तो ज्यूज़ ने बताया कि एक मसीहा आएगा, जो एक पहला मसीहा आया वो क्रिश्चियंस बन गए, उन्होंने ज्यूज़ को मारा। फिर जो अगला मसीहा है वो मोहम्मदन्स बन गए, उन्होंने ज्यूज़ को मारा, बेसिकली ये हुआ है। तो ज्यूज़ ने कहा अच्छा तो ऐसा करते हैं, आप मसीहा हो, हम आपकी लाइफस्टाइल देखना चाहते हैं। तो उन्होंने उनको नोटिस करना शुरू किया, क्योंकि उनको ये सकता है कि ये जो ट्रेड रूट है इसमें क्रिश्चियंस बहुत जाते हैं, ज्यूज़ भी बहुत जाते हैं, तो ये ऐसा तो नहीं है कि इनका आइडिया लेके ये उसका फ़ायदा उठा रहा है, कि उनकी स्टोरी सुनते होंगे कि हाँ मैं हूँ, अगला क्लेम करना था मसीहा हूँ। तो बट इनका जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी, जितना कि मैंने पढ़ा है, उसमें ये था कि ही वॉज अ वेरी गुड ट्राइब्समैन, मतलब वो बहुत अच्छे से लोगों को कन्विंस कर ले जाते थे। और उससे क्या होता था, उनके फॉलोइंग्स बहुत रैबिड फॉलोइंग्स होती थी, मतलब कि एकदम ना आपके लिए जीने मरने को तैयार, ठीक है, ये होता था। तो हुआ क्या, ज्यूज़ ने कहा देखो ऐसा है, हम आपको मसीहा नहीं मान सकते, उसके कुछ रीजंस हैं। उसका एक रीज़न है कि आप जो कुरैश बिजनेस क्लास है यहाँ का, आपने उनको बिना बात सिर्फ पैसे के लिए मरवा दिया है, एज पर ज्यूज़,
ठीक है, उनको जो लगा, उन्होंने कहा आप बहुत ज़्यादा वुमनाइज़र हो, बहुत बड़े, क्योंकि आप इतनी सारी शादियाँ करिए तो हमारा मसीहा ऐसे नहीं हो सकता, और आपको पढ़ना लिखना नहीं आता, ठीक है, तो हमारा मसीहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने इन 3 बेसिस पे प्रॉफिट मोहम्मद को मना कर दिया कि आप मसीहा नहीं हो। तो जो उनके फॉलोअर्स थे वो भड़क गए, भड़केंगे, ठीक है। और इनफैक्ट ये वन ऑफ द रीजंस था कि मुस्लिम वर्ल्ड में भी ज्यूज़ का प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि ज्यूज़ का प्रॉब्लम ये थी वो बहुत एक तो पढ़ा लिखा क्लास था वो शुरू से ही। क्रिश्चियंस जब आए, क्रिश्चियंस ने कहा, क्रिश्चियंस की डिग्री होती थी ना, ये जो क्लर्जी होती है, क्लर्जी बोले तो जो चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं, ये जो ऑर्डर देते थे वही होता था, क्योंकि स्टेट और चर्च एक था। तो मतलब समझ लो हमारे जो पार्लियामेंट है वो चर्च है, ये राम मंदिर हो जाए, ठीक है, और रामायण के रूल्स के हिसाब से काम होने लगे, मनुस्मृति के रूल से काम होने लगे, तो प्रॉब्लम्स आएंगी दूसरे कम्युनिटीज़ के लिए, राइट। वैसे ही था, और वैसे तो मतलब वो और ज़्यादा थोड़ा, क्योंकि बुक्स उनकी थोड़ी ज़्यादा क्रूड है, वो तो रिफाइंड नहीं है, क्योंकि नए हैं वो, ठीक है। 2000 ईयर्स कुछ नहीं होता एक रिलीजन बनने के लिए, क्योंकि रिलीजन में बहुत चीज़ें होती हैं, राइट। तो क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि यहाँ पे जब बुक्स की बात आई है ना, कि ऐसे करके हम बुक बनाएंगे, ठीक है, हमारे कंसोलिडेटेड होना चाहिए क्रिश्चियनिटी की तरह, है ना। तो इन्होंने कई सारे वर्जन्स बन गए, इन्होंने कहा कंपाइल करो। तो ज्यूज़ वर अगेंस्ट हिम एंड अगेंस्ट क्रिश्चियंस, तो ज्यूज़ हर जगह पिट रहे थे, और कंपाइलेशन हुआ, यहाँ पे एक अलग कुरान बनाई गई, कई सारी कुरानें बन गई, क्योंकि सबका अलग अलग कंपाइलेशन आ गया। और इसी वजह से अभी कुरान आप उठा के पढ़ोगे तो वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, एक वो टाइमली नहीं है, मतलब उसमें लगेगा ना ये हुआ फिर ये हो गया फिर ये हो गया, ये टाइम नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो कंपाइलेशन है, वो इकट्ठा करा गया, स्टोरी से बना दी गई। और जो वहाँ का एक तरीके से लीडर था, उसको जो पसंद आया, उसने वो वाली वर्जन को कहा ये रहेगी, बाकी सब हटा दो, बाकी सब जला दी गई, फेंक दी गई, फाड़ दी गई, ठीक है। बट अभी भी कुछ वर्जन्स हैं कुरान के जो कि अलग हैं, जैसे चलो वो बात अलग है, क्रिश्चियंस में भी ऐसी वर्जन्स होते हैं बाइबल के, तो ज्यूज हमारे में भी है, हाँ है, बट वो अलग रीज़न की वजह से है, वो ट्रांसलेशन और दूसरी जगहों की वजह से। वही जैसे हमारे जो ग्रंथ है, लाइक भगवत गीता है, अभी मेरे को ट्रांसलेट करनी, मैं अपने वर्ड्स में ट्रांसलेट करूँगा, आप करोगे तो आप अपने वर्ड्स में, मीनिंग बदल जाती है, पूरी मीनिंग बदल जाती है। तो क्या हुआ कि ज्यूज़ का क्या हुआ कि क्लर्जीमैन जो थे क्रिश्चियंस के, उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम कह रहे हैं कि जो चर्च का काम संभालता है सिर्फ वही पढ़ाई लिखाई करेगा, और कोई पढ़ाई लिखेगा नहीं। क्रिश्चियंस का ये था, ठीक है। तो क्रिश्चियन सोसाइटी ज़्यादातर इलिटरेट होती थी। इनफैक्ट जब ब्रिटिशर्स आए थे उनकी भी 12% ही लिटरेसी थी जब वो इंडिया में आए थे। इंडिया की 80% से ज़्यादा थी, क्योंकि इंडिया में इतने सारे गुरुकुल्स थे। तो हम लिटरेसी तब अंग्रेजी पे नहीं नापते थे, हमारी लिटरेसी रियल नॉलेज पे होती थी, किसी भी लैंग्वेज में। ये तो है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार इनके 80%, हमारे 12% थे लिटरली। तो ये क्रिश्चियनिटी में ये है कुछ। उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं करने देंगे इनको, हम क्लर्जी हैं और हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, और हम टैक्स, अगर हम आपको लोन देंगे तो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। ये गलत है, ये इस्लाम में भी फॉलो होता है। अगर आप इस्लामिक फाइनेंस पढ़ोगे तो उसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। तो ज्यूज़ ने कहा घंटा, ज्यूज़ ने कहा हम तो पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारा मसीह हमारा मसीह मतलब नहीं, हम नहीं मानते उनको, ठीक है, और हम इंटरेस्ट भी लेंगे क्योंकि हमें धंधा करना है, वी आर बिजनेसमैन, राइट। तो उससे क्या हुआ, ज्यूज़ जो पढ़े हुए, जो जनरेशन खड़ी हुई ज्यूज़ की, वो सारे पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे होना अपने आप में क्वालिटी नहीं है, लेकिन पढ़ाई लिखाई अगर आप ढंग से करो तो आप में एक सही गलत इन सब की नॉलेज बढ़ती है। अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो आपको साइन थीटा कॉस रिटर्न नहीं लगाना है रोज, बट उससे आपकी कैलकुलेशन इतनी तेज हो जाएगी, मेंटल एबिलिटी, कि आप हर चीज़ को डिड्यूस करोगे। जैसे कि आपको क्या लगता है, मैथ्स सिर्फ किताबों में नहीं है। मैथ्स आप कोई भी चीज़ डिड्यूस करते हो कि अगर आप कल को गाड़ी भी चला रहे हो तो आप लगा रहे हो कि भाई निकलेगी कि नहीं निकलेगी, वो भी आपके मेंटल के बेस्ट, तो उधर भी ट्रांसलेट होता है वो। तो इन्होंने कहा हम पढ़ेंगे, और ये पढ़ते गए। तो हुआ क्या, ये जो सोसाइटी थी पूरी, क्योंकि इसमें क्रिश्चियन ज्यूज़ दोनों थे, तो ये फटाफट राइज कर गए, क्योंकि भैया पढ़ा लिखा होगा वो फटाफट राइज करेगा, राइट। ये तो एक हुआ जो ऑफिशियल्स इनके राइज कर गए। सेकेंडली क्या हुआ कि जो ये इंटरेस्ट लेते थे उससे इनका बिजनेस फ्लरिश होता था। जितने क्रिश्चियन मनी लेंडर थे बर्बाद हो गए। अब इंटरेस्ट नहीं लोगे तुम कम पैसा कैसे दोगे दूसरे को, राइट। इन्होंने लिया और ये फ्लरिश कर गए। ये दो चीज़ें हुई।
तो इनके लिए हेट बढ़ी कि भाई ये हमारे टॉप पोजीशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम सारे नीचे हैं जो मेन पॉपुलेशन है, ठीक है, और हमारी इनसे ये हमें पसंद नहीं है। पहली चीज़ ये हुई। दूसरा हुआ कि ये मनी लेंडर हैं। तो आप बताओ, आपने एक बंदे से 50 लाख का लोन लिया हो, ठीक है, एक बंदे से, नॉट एन इंस्टीट्यूट, एक बंदे से लिया हो, मेरे से लिया हो, राइट, और मैंने आपको दे दिया हो, मैं आपको इंटरेस्ट भी लेता हूँ, मैं सब खाता हूँ, और आपने सब उड़ा दिया किसी न किसी वजह से, ठीक है। अब अगर कल को मैं मर जाता हूँ, आपके लिए मजे नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? मेरे को देना नहीं पड़ेगा। मनी लेंडर मर जाए, क्या दिक्कत है? अब मुझे किसको देना है? मेरा है वो सब। करेक्ट। ये तो जो थॉट प्रोसेस थे, इन्होंने जूस को मरवाया। एक तो वो बहुत तेज थे, जहाँ भी जाते थे, आज भी देख लो, आप कुछ भी कर लो, एल्बर्ट आइंस्टाइन जू ही है, मार्क जकरबर्ग जू ही है, ठीक है। तो अब नहीं हटा सकते, वो हैं उनमें, वो बढ़ जाते हैं। अब कितने बचे हैं? मेरे ख्याल से इजराइल में 90 लाख से ऊपर नहीं है, शायद इतने ही है। लेकिन देखो, मतलब इजराइल अकेला है, इतना सा है वो, है ना। तो ये है कुछ इनमें, देखो, कुछ जेनेटिक है, क्या है मुझे नहीं पता, बट कुछ है, कुछ तो है। ये इनको एक और चीज़ होती है, जब आपका आपके एंसेस्टर्स पढ़े लिखे होते हैं, जो एकदम बिगनर्स थे, तो आपको थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है कि भाई हाँ वो पढ़े लिखे थे, तो एक ईजिली पढ़ाई फ्लो होती है परिवार में, क्योंकि आपके जो घर होता है उसमें एक कल्चर हो जाता है पढ़ाई, राइट। तो ये रीज़न और भी है कि ज्यूज़ बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नफ़रत ऐसी सेम वजह से नफ़रत इनके अगेंस्ट हुई क्रिश्चियनिटी में, और सेम वजह से इनके लिए नफ़रत हुई इस्लाम में, ठीक है। अब दूसरी हेट जो मोनोथियस्टिक कल्चर्स की होती है, इवन ज्यूज हेट दैट, आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। रीज़न बीइंग कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम जो फोर्सेस बनी, ये कैप्चर करने के लिए बनी, इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, कि ये दूसरे का ये रिसोर्स यहाँ पे, इसको पकड़ लो, ये पकड़ लो, क्योंकि जहाँ ये पैदा हुई थी बोथ, तो क्रिश्चियनिटी भी उसी रीजन में लगभग हुई, जीसस भी उसी रीजन में लगभग थे, और मोहम्मद साहब इसी। तो ये जब फ्लरिश हुई, तो इनका मेन काम था कि रिसोर्सेज वाली जगह पे घेरना है, ठीक है जी। तो इन्होंने जब अपना कैंपेनिंग शुरू करी, उनका तो पहले से था, फिर इस्लाम के 600 के बाद जो कैंपेनिंग शुरू हुई, इन्होंने कहा कि कैप्चर करते चलेगा, और जहाँ जहाँ कैप्चर करते ज़्यादातर वो मूर्ति पूजक थे, ठीक है, वो सारे मूर्ति पूजक थे। तो हुआ क्या कि इनके मन में पहले से ही एक मूर्ति पूजन जो करते हैं उनके अगेंस्ट नफरत आ गई कि मूर्ति, इनफैक्ट मूर्ति तोड़ना इज़ वन ऑफ द वर्च्यूज़। मूर्तियों को तोड़ो, ठीक है, क्योंकि उससे आप उनका, एक तो ईजी है मूर्ति तोड़ना, ठीक है, आप एक थॉट प्रोसेस को नहीं तोड़ पाओगे, राइट, जो ब्रिटिशर्स ने किया वो आपके पास का है नहीं। यू ओनली हैव बारबेरिक फोर्स विद यू, आपके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस नहीं है कि आप उससे कुछ, जैसे बाद में हमारे साथ हुआ जो कम्युनिस्ट ने किया, इंटेलेक्चुअल्स तो थे, राइट, अभी भी हैं, वो मेथड आपके पास है नहीं, आपके पास सिर्फ तलवार है और घुसा और लात, यही आप कर सकते हो, राइट। आप किसी को मार सकते हो, कुछ तोड़ सकते हो, ये काम ये कर सकते हो, तो आप वही करोगे, राइट। आप मंदिर तोड़ दोगे, मूर्ति तोड़ दोगे, बट हुआ क्या उससे, आप 1200 से लगभग 1700 तक मराठास, 1700 तक मराठास के डोमिनेशन से पहले पूरा इस्लामिक वर्ल्ड था, इंडिया वॉज इस्लामिक कंट्री, राइट, ऑलमोस्ट। बट ना हिंदुज़म ख़त्म हो पाया, ठीक है, ना कल्चर ख़त्म हो पाया, ना इस्लामाइजेशन हो पाया इंडिया का। ऐसा क्यों? ईरान जो है, ईरान जैसे आप बोलते हो आज के टाइम में, ये पर्शिया होता था, राइट, फारस, इसमें बहुत बड़ी एम्पायर थी, और एंड में आते आते इसमें सासनिड एम्पायर थी, अराउंड 600 के आसपास, 630 के आसपास तक थी वो, और वो 1500 साल पुरानी थी लगभग, मतलब कल्चर जो था वो, एम्पायर का नहीं मुझे याद है, कल्चर का पूरा था। इस्लामिक फोर्सेस जब अरब से और इधर से आई, बगल ही में पड़ता था, उसको 1 या 2 डेकेड में ख़त्म कर दिया उन्होंने। आज के टाइम में जो ईरान है, दैट इज़ नॉट पर्शिया एट ऑल, पर्शिया ख़त्म है ना, वो रिलीजन फॉलो होता है। देखो, रिलीजन अगर आप कई जगह से हटा देते हो ना उसका, तो आप हर चीज़ हटा देते हो, कि रिलीजन से रिलेटेड बहुत चीज़ें हो जाती हैं, बिल्डिंग, स्टैचूज, स्टोरी, सिविलाइजेशन, सब हट जाता है। रिलीजन ना लोगों के लिए उनकी हिस्ट्री है, हाँ, उनका बेस है, राइट, आपकी बिलीफ सिस्टम उड़ा दी गई। तो ईरान में इतना हुआ, फिर वो 650 तक ईरान को पूरा ख़त्म कर चुके थे। तो 630 से अराउंड 630 से 650 तक ईरान ख़त्म हो चुका है, मतलब पर्शिया ख़त्म हो चुका है, ईरान बन चुका है उसका, ठीक है। और फिर वो आते हैं इंडिया बॉर्डर पे। इंडिया बॉर्डर पे 650 से लगभग 1200 तक पहुंच नहीं पाए अंदर,
ठीक है, ये वियर्ड नहीं लगता कि जिस फोर्स ने, इतनी प्रेडेटरी और ख़तरनाक फोर्स जिसमें सिर्फ वेपन्स हैं उनके पास, उनको सिर्फ मारना है, उनके पास कुछ नहीं, वो रिलेंटलेसली अटैक करते रहेंगे, उनके पास कोई काम नहीं है, उनको अपनी यूनिवर्सिटी नहीं बनवानी उधर जाके, ठीक है, उन्होंने अपना टेम्पल मेंटेनेंस नहीं करना है, उन्होंने कल्चर में कुछ योगदान नहीं करना, उन्हें बस लड़ाई कब तक लड़ोगे? फिर भी 650 से 1200 तक लगभग नहीं घुस पाए। क्यों नहीं घुस पाए? यहाँ पे आते हैं हमारे राजपूत, नॉट जस्ट राजपूत बट मेजर पार्ट राजपूत थे। सो कश्मीर, राजपूत यानी जो आज का गुजरात और राजस्थान से ऊपर का और एरिया, पहले तक और आगे तक, राजस्थान वहीं पे थोड़े ख़त्म होता है, वो तो पाकिस्तान तक गया है ना, वो आप उसमें चला गया। और वो पूरा राजपूताना एरिया, ठीक है, ऊपर जो कश्मीर है वो पूरा एरिया बहुत ही फियर्स डिफेंस, ठीक है। अफ़गानिस्तान जो एरिया ब्राह्मणशाही पूरी डायनेस्टी थी, तो ये जो पूरा एक पूरा डिफेंस था इधर, ये इतना फियर्स डिफेंस था क्योंकि इट वाज ड्रिवन बाय धर्म, कि ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा धर्म है, दिस इज़, और धर्म मीन्स ड्यूटी। ये पूरा जो डिफेंस था ये इतना फेयर्स था कि ये घुस नहीं पाते थे। इनफैक्ट मतलब उस समय के राजाओं के नाम भी लोगों को नहीं पता है। एक बहुत बड़ा नाम आता है बप्पा रावल नाम से। बप्पा रावल जो हमारे महाराज थे ये राजपूताने के थे, मैं राजपूत नहीं हूँ बाय द वे, राजपूताने के थे, और इन्होंने इतना ज़्यादा खौफ डाल दिया था उनके अंदर जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे। इनफैक्ट उस समय के जो स्कॉलर्स थे, जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, हमारे नहीं, वो लिखते हैं कि ये बंदा, मतलब ये पूरा जो क्लैन है, क्लैन, उनको तो क्लैन ही समझ में आता था, क्लैन और जितना ये पूरा एरिया है नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, ये इतना खतरनाक है, हमें जहाँ देखता मार देता है, हमें जिंदा नहीं छोड़ता है, जहाँ देखता मार देता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि इनका इंटेंशन क्या है उसी समय, जो मतलब बहुत टाइम तक बाद में इंडिया में उनको नहीं समझ में आई, बट इंटेंशन उन्हें पता था। तो उन्होंने बहुत बड़ा डिफेंस इधर तैयार हुआ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, और उन्होंने जब लड़ा हमेशा हरा दिया, हमेशा हरा दिया, हमेशा हरा दिया, मतलब इतना, और पैसे की कमी नहीं थी। वो राजपूत एरा इसलिए बोला जाता है उस टाइम को, उस समय राजपूत किंगडम्स बहुत ही फ्लरिश कर रहे थे। फिर जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और इंटरनल डिक्लाइन की वजह से पृथ्वीराज चौहान के समय तक जब राजपूत किंगडम एकदम डिक्लाइन में आ गए थे, तब ये घुस पाए, और उसके लिए भी बड़ी कोशिश करनी पड़ी। पहली बार तो फिर भी हार गए, पहली बार फिर भी हार गए, सेकंड टाइम घुस पाए, और जब घुस पाए जो चीट करके घुसे, क्योंकि राजपूतों में एक बड़ी दिक्कत थी, राजपूत आइडियलिस्टिक होते थे। क्योंकि देखो इनकी हिस्ट्री क्या है, राजपूत का उस समय के जितने भी हिंदू किंग्स थे उस बॉर्डर पे, उनका एक प्रिंसिपल था, उनको लड़ाई मज़ा आता था, मज़ा आता था उनको। तो उन्होंने लड़ाई का स्पोर्ट्स बना लिया था, स्पोर्ट्स बना लिए थे, उसके रूल बना लिए थे कि तुम रात में हमला नहीं करोगे, अगर मेरे हाथ से तलवार गिरती है तो तुम उठा के दोगे। सच में बता रहा हूँ। और ये रूल्स इतने तगड़े थे क्योंकि ये हिंदुज़म से निकल के आते थे, तो इसको ये फॉलो करते थे। बट इन्होंने वही उनके साथ फॉलो करना शुरू कर दिया, वो क्यों फॉलो करेंगे? तो इनफैक्ट जो सारा अटैक्स होते थे ये चीट करके हुए, रात में हो गए जब इनके सैनिक सो रहे होंगे। अब अगर सोते हुए सैनिक है तो 3 लाख में तो 10,000 से मार दोगे उनको, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है, राइट? प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको टाइम लगेगा जब तक समझेंगे हो क्या रहा है, तब तक अब तुम पीछे से आके मार दोगे तो उनका निहत्थे पे वार कर दोगे। सो ये रूल्स राजपूत को लिए बहुत प्रेम था उनका इन रूल से, बट ये रूल्स उनका डिक्लाइन बना, बट मटेरियलिस्टिक डिक्लाइन, जो एक बॉर्डर रीअरेंज हुआ ये हुआ। बट जो कल्चर है राजपूत का आज भी आप उसको देखोगे तो आपको एक एनर्जी आती है कि उठो, ठीक है ऐसे नहीं काम चलेगा। और वही बात मराठास में बाद में आपको देखने मिलती है। तो ये जो दोनों पीरियड्स हैं जो हमारे एक तरीके से मिलिट्री, इंडियन मिलिट्री, हिंदुस्तानी या भारतीय मिलिट्री के जो गोल्डन पीरियड थे, राजपूत एरा और मराठा एरा, ये दोनों है ही नहीं बुक में। बप्पा रावल का नाम ही नहीं सुना था मैंने बचपन में। ये कौन है? मैंने कहा ये कौन है? मैं जब सुनता तो मैं लगता था बड़ा अजीब सा नाम है, तो मैं भी आज पहली बार सुन रहा हूँ। बप्पा रावल का नाम नहीं सुना। मुक्तापीड़ा किंग्स का आपने नाम नहीं सुना होगा? नहीं सुना। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ा का नाम नहीं। ये बहुत ही सक्सेसफुल किंग्स हैं, मतलब ये ऐसे किंग्स थे कि इनके बारे में पहले पता होना चाहिए था। तो इनका नाम क्यों नहीं है आज? फिर जिताना पड़ेगा ना हिंदुओं को बुक्स में, वो नहीं दिखाना है। यू शुड नॉट मेक द टारगेट प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, ठीक है? और
मिहिर भोज, महाराज मिहिर भोज का नाम नहीं सुना होगा? इनका सुना हल्का है। फुल्का इनका सुना है, आइडिया होगा। गुज्जर परिहार। हाँ, प्रतिहार, हाँ। और दूसरा आपने सुहेल देव का नाम सुना हो शायद, या ना सुना हो। तो ये जो किंग्स थे ना, ये इनफैक्ट सुहेल देव तो प्रॉपर किंग भी नहीं थे। 1033 में 1033 CE में आर्मी आती है और ये आती है अटैक करने इंडिया को। और ये बहुत बुरी तरह, बहुत बड़ी आर्मी, मतलब टर्की की आर्मी थी। और इसमें जो इसके जो मेन लीडर थे वो थे सलार मसूद, ठीक है। सलार मसूद वॉज द जनरल ऑफ गजनविड एम्पायर, जो महमूद ऑफ गजनी सुना होगा आपने, सोमनाथ पे और वो सब अटैक करता था। जी। वो लुटेरा था, वो कोई किंग नहीं था। बाद में उसकी एम्पायर हो गई, तो बाद में वो बना, उस समय वो लुटेरा था। वो जल्दी जल्दी भाग जाता था आके। इनके बारे में हमने सुना है और एक पॉडकास्ट में इनके बारे में बात भी की गई है। जितना मैं जानता हूँ कि ये इंडिया आए थे, भारत आए थे, और भारत आकर इन्होंने सोमनाथ टेम्पल को लूटा। लेकिन जब वो वापस जा रहे थे, करेक्ट, तब इन्हें पकड़ लिया गया। करेक्ट। और जो सोना है उसको ये वापस ले लिया गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। हाँ, क्योंकि जी बताइए, थोड़ा सा बताओ। मैं बताता हूँ। तो जब ये एंटर करते हैं, हाँ, सो मैं पहले उस पर जाते हैं, गजनी, महमूद ऑफ गजनी। गजनवी। हाँ, ये जब आप, गजनी एक जगह है जी, जो आज एकदम ख़राब है, क्योंकि लूट के कितना कमा लोगे, राइट। तो वो आप बर्बाद हो गई है। और सोमनाथ देख के आओ एक बार, ठीक है। लूटने के बाद भी कितनी बार, मेरे ख्याल से 16 बार तोड़ा गया, 17 बार बनाया गया। हाँ जी, कोई नहीं। तो वो आता था और उसका वो घुसता कैसे था और निकलता कैसे था। अब यहाँ पे हमारे बुक्स में पढ़ोगे ना, तो इसने उसको मार दिया, यहाँ घुसा, इस राजा को हरा दिया, इस राजा को। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक, जो वो आते थे वो घोड़े पे रहते थे, ठीक है। घोड़े पे रहने से वो फास्ट होते थे, तो वो लड़के तो नहीं जीत सकते, बट वो जल्दी करके भाग सकते हैं। चोर थे वो, ठीक है। वो भाग कर बैंडिट थे। हाँ, अफगानिस्तान आज भी बैंडिट है। अफगानिस्तान बैंडिट कंट्री है। बैंडिट इसी पे तो राज नहीं हो पाता उस पर। ये इसलिए नहीं है कि वो बहुत स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिविलाइजेशन तो है ही नहीं वहाँ। वो बैंडिट्स हैं, और बैंडिट्स पे आप राज करके करोगे क्या? ऊपर से बैंडिट्स कभी भी आके कुछ ना कुछ मारा तोड़ते रहेंगे। इज इट वर्थ इट? नहीं। तो आप दो वजह से किसी चीज़ पे कब्जा करते हो। एक तो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, और आपका कॉस्ट जो लग रहा है। अगर आपका रिसोर्सेज से ज़्यादा आपका कॉस्ट लग रहा है तो कोई एम्पायर नहीं रुकती वहाँ पे। तो इसको ना मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं कर पाता, कोई कब्जा नहीं कर पाता। किया था लोगों ने कब्जा, और रहे थे वहाँ। महाराजा रंजीत सिंह, सिख एम्पायर के, उनका पूरा कब्जा था अफगानिस्तान पे, पूरा कब्जा था पाकिस्तान जो एरिया है। और इनफैक्ट जो वहाँ के एक जगह है वज़ीराबाद, वहाँ पे वज़ीरिस्तान या वज़ीरिस्तान है शायद, उसमें उन्होंने हरी सिंह नलवा जी थे, उनको वहाँ के जनरल बनाया था। हरी सिंह नलवा वॉज लाइक द गब्बर सिंह ऑफ दैट टाइम। उनसे डरते थे लोग बहुत ज़्यादा। ये पठान डरते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो ये है। तो इन्होंने जो गजनी आता था, ये क्या करता था, महमूद आता था, ये घुसेगा घोड़ों से, धर घुसा, राजा इधर से मूव करने लगा इसको मारने के लिए, तो इधर कट गया, क्योंकि बचना है उसको, वो लड़ नहीं सकता, राइट। ना उसके पास ताकत है, ना उसके पास लोग हैं, लोग होंगे बट ताकत तो नहीं थी, ना उसके पास स्ट्रैटेजी है, बेवकूफ़ सा है, ठीक है, जाहिल टाइप। तो इधर से घुसा, उसका काम है पैसा लूट के भागना, ठीक। पैसा उसने लूटा यहाँ से, जब लोग मिल गए उसको, जो कमज़ोर थे वो उनको मार के पैसे लूटा और लेके भाग गया। वो ये करता था। और हमारी जो आर्मी, इधर जो आर्मी होती थी हिंदुओं की, वो हाथी के साथ होती थी। हाथी स्लो होते थे, तो हाथी लड़के तो नहीं जीत पाओगे क्योंकि वो टैंक होते थे उस टाइम के, बट स्लो है तो तुम चोरी करके भाग सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता गया। तो अब हुआ क्या कि जब वो फाइनली आया सोमनाथ पे जो लोग थे, बेसिकली तुम देखो उस समय के लोगों की स्पिरिट, जो वहाँ की जनरल पॉपुलेशन थी 50,000, आई थिंक इतना ही नंबर था। उस जनरल पॉपुलेशन ने नॉर्मल जो उनके पास टूल्स थे खेती के, वो लेके खड़े हो गए उसके सामने, कहा हम यहाँ का शिव मंदिर नहीं तोड़ने देंगे तुम्हें। इमेजिन दैट। और वो 10,000 की कुछ की आर्मी थी प्रॉपर, वो घोड़े पे। यार भाई फिर भी एक बात बताओ, इतना अंदर घुस कैसे गए? हाँ मैं बताता हूँ। तो फटाफट घुसना है। देखो यार, आज हम देखते ना कि बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान का इतना डिफाइंड बॉर्डर नहीं होते थे, पहले नहीं होते थे, गैप्स होते थे। अब उससे निकल आए, और वो ना वो बोल रहा, क्यों बोलेगा?
ये भी चीज़ें काफ़ी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। आपको रास्ते पता है और वो होता है तो आप घुस आओगे, ठीक है। आप घुस तो आए, ठीक है, लेकिन वो जो जनता थी 50,000, वो राजा उधर से चल चुका है, वो अगर मिल गया ये तो उसका कचूमर निकाल देगा वो 2 मिनट के अंदर। लेकिन यही है, राजा पीछे से आ रहा है, हाँ वो आ रहा है, यहाँ खड़े हो गए। इन्होंने कहा कि जब तक वो राजा नहीं आता हम इनको जाने नहीं देंगे, ठीक है। उन्होंने घर के टूल्स और फावड़े और ये सब लेके, जो किसानों का सामान होता है वो लेके उससे लड़ाई करी उनकी आर्मी से, और मेरे ख्याल से 1.5-2 दिन तक वो आगे नहीं बढ़ पाया था, लड़ता ही रहा। जब ये सारे ख़त्म हो गए तभी घुसा अंदर और इसने सब डिस्ट्रक्शन किया और पैसे से लिया, इसने उठाया, अभी वापस जाने लगा, ठीक। अब यहाँ पे स्टोरी होती, किंग बहुत देर लगी, किंग अभी भी नहीं आ पाएंगे, उनके आदमी पहले सब हो चुका है, अभी वापस जाने लगे। तो अभी मैं बोलूँगा तो जो भड़क जाएंगे ऐसे, मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ का एक ब्राह्मण रेसिडेंट था, जो ब्राह्मण बोलने सब चला गया था, मैं ब्राह्मण भी नहीं हूँ, ठीक है। तो ब्राह्मण रेसिडेंट था, उसने कहा, वो उनकी साइड आके मिल गया गजनवी महमूद के साइड, कहा कि आप लोगों को रास्ता पता नहीं है, आप इधर से मत जाओ, ये लोग ठोक देंगे क्योंकि उधर से आर्मी आ रही है, आप इधर जंगल के रास्ते, इधर से रेगिस्तान के रास्ते से निकलो। तो उसने कहा शॉर्टकट पता है मेरे को। तो कहा भैया ठीक है, मतलब अपने साइड हो ही गया है, क्या दिक्कत है, चलो। उसने उनको ऐसा भटकाया कि पहले तो ये जो जिस राह पे गए उनसे वो आर्मी इंटरसेक्ट हो गई आके, तो ये तो आर्मी ने पेला। फिर जो उस एरिया के जो बैंडिट्स थे, जो उस एरिया में रहते थे, जो लुटेरे थे, उन्होंने इनको पेला, ठीक है। ये हालत हो गई थी कि मुट्ठी भर सैनिक पहुंच पाए थे वापस, ठीक है। और महमूद ऑफ गजनी जो था वो इतना डर गया था, उसका इनफैक्ट उसने 1-2 जगह लिखा है कि उसका सपना था हिंद को कन्वर्ट करना पूरे तरीके से इस्लाम में, बट वो इतना डर गया, अगले 150 साल आई थिंक वो हिम्मत नहीं करी उसने, वो आए नहीं, मर गया वहीं, ठीक है। 150 साल, उससे पता नहीं मुझे एग्जैक्ट नंबर है, बट नेक्स्ट वाला मैं बताता हूँ। तो ये तो एक गजनवी का था, ठीक है। उसके बाद आपका आता है गोरी, इसमें 150 साल का गैप है। हाँ, ये कह सकते हैं। अब 150 साल का गैप क्यों है? उसकी वजह यह है कि 150 साल में एक बार क्या हुआ कि ये जो सलार मसूद की हमने बात करी, ये उसी एम्पायर का बंदा था जो गजनी की एम्पायर बनी वहाँ पे, ठीक है। वो पैसा से ले गया, इनफैक्ट हमारी किताबों में लिखा है, इंडियन किताबों में, कि महमूद जो पैसा ले आता था उसकी यूनिवर्सिटी बनवाता था, वो यूनिवर्सिटी बनवा रहा था, वहाँ पढ़ाई लिखाई चाहता था लोगों में करना, जो भी। तो यहाँ पे अपने ये जो हैं गोरी से पहले सलार मसूद आते हैं। सलार मसूद इज़ अ जनरल, खूंखार खौफनाक जनरल जो उनकी तरफ का था। उसका भी यही था जो गजनई का, भाई जो तुम्हारा राजा जो सपना लेकर मरेगा तुम उसी को पूरा करोगे, राइट, तुम पूरे को इस्लामाइजेशन करोगे पूरे इंडिया का, राइट। वो घुसता है बहुत बड़ी आर्मी लेके, टर्की का आर्मी होती है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और उस समय तक काफ़ी वीकन हो गया था हमारा डिफेंस, क्योंकि 150 वो गजनवी बार आके तो एक वीकनिंग हो जाती है, पूरे एरिया पूरा ख़त्म हो रहा था। तो जब घुसा इसने, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पहुँच गया बहुत अंदर तक। अब आप सोचो राजपूत डिफेंस कितना खतरनाक था, जब वो एक बार कमज़ोर पड़ता था तो लोग सीधे बनारस जाकर रुकते थे, मतलब कुछ नहीं बीच में, समझ रहे हो कितना तगड़ा डिफेंस वो करते थे वहाँ पे, वहाँ कोने में रह के कि अंदर कोई नहीं आ पाता। तो ये घुसे और ये पहुँचा, ये जो लखनऊ अयोध्या बहराइच एरिया है, यहाँ पहुँचा। यहाँ पे सुहेलदेव थे, सुहेलदेव चीफ्टन थे वहाँ के, मतलब वो राजा भी नहीं थे प्रॉपर। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, छोटी सी आर्मी बनाई और इतना बुरा हराया था इसको, सलार मसूद को ही मार दिया था। इतना बुरा हराया था कि उसके बाद ही कभी आए ही नहीं गोरी तक, जब तक राजपूत डिक्लाइन नहीं हो, डर गए थे ये। तो ये सुहेलदेव महाराज जो हैं, अब इसमें हमारे कंट्री की इतनी मतलब इतना ज़्यादा बदकिस्मती, इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं कि जब हम सुहेलदेव की बात करते हैं तो आधे लोग इससे लड़ जाते हैं कि ये क्या किस जात के थे सुहेलदेव। तो ये कहते हैं कि वो कुछ कहते हैं ये पासी थे, वो कहते हैं राजपूत थे। वो अगर ये सोचते लड़ते टाइम कि मैं राजपूतों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं पासियों के लिए लड़ रहा हूँ, राजपूत भी मतलब ये हमारे यहाँ इतना बुरा लगता है मेरे को। तुम किसी भी राजा की तारीफ़ कर दो तो किसी को 1-2 ग्रुप होगा जिनमें लड़ाई हो जाएगी कि अरे ये, जैसे इनमें भी था आपका गुर्जर प्रतिहार वाले जो अभी मैंने मिहिर बोस का बताया, इनमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है कि ये गुर्जर थे कि ये राजपूत थे। अरे हिंदू थे, पृथ्वीराज चौहान, उनको लेके तो बहुत बढ़िया, वो तो अलग है। सो बेसिकली इवन कई जगह पे मैंने भी जब
मैंने पढ़ा तो उसमें ये भी है कि हिस्ट्री, अगर आप सिर्फ हिस्ट्री की बात करो तो बहुत जगह उसमें भी, जैसे कि जयचंद, कई रिकॉर्ड्स कहते हैं मोस्टली कि उन्होंने कोई गद्दारी नहीं करी थी, लेकिन जयचंद को एक हमारे यहाँ तरीका है बोलने का गद्दारों को, ये जयचंद है, ये जयचंद है बोलते हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड है नहीं ज़्यादा फुल प्रूफ रिकॉर्ड कि हाँ ये इन्होंने गद्दारी करी थी, बहुत कम जगह पे है, और वो भी कंट्रोवर्शियल है। तो ये नैरेटिव सेट क्यों करा गया, कैसे कर पाए, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी हिस्ट्री के बारे में। और ये इसका मैं जो मेन रीज़न मानता हूँ वो हमारे मंदिर हैं, इनकी गलतियाँ हैं, और इनकी भी नहीं, वो तो सरकार की भी होती है, शुरू से तो उनकी रहती है, बट इनकी भी है। सरकार गवर्नमेंट से जितना पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, टेम्पल के पास जो भी पैसा आता है, ठीक है, वो सरकार ले लेती है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, सेंटर का पता नहीं है कि नहीं, बट स्टेट तो लेती है, और सरकार किसी की भी हो सकती है। इनफैक्ट ऐसी सरकारें हैं जो, तो एक मंदिर एक मस्जिद होता है, और अगर मस्जिद में अजान चली तो मंदिर में घंटा बजाने को बैन कर देते हैं उस टाइम के लिए। ऐसी ऐसी सरकारें हैं, और इनके पास जो आप पैसा डालते हैं ना दान पेटी में, वो उनके पास जा रहा है, उससे वो हज सब्सिडी दे रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, वो उससे घुसपैठियों को घुसेड़ रहे हैं बंगाल में, उसी पैसे से जम्मू में इनको शरण दी जा रही है, पता नहीं है, ठीक है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, भगवान के लिए तो नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये जो जाता है, हर रिलीजन के जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं, मतलब हर रिलीजन का एक गवर्निंग बॉडी है, ठीक है, इस्लाम की है, क्रिश्चियंस की है, सिख की भी है, जो यहीं के रिलीजन है, ठीक है, हिंदू का नहीं है। तो उससे होता क्या है, गवर्नमेंट के जो एक्ट हैं उल्टे पुल्टे, सारे पैसे सरकार को है, सरकार ने जो करना किया, ठीक है, उससे क्या हुआ, एक इकॉनमी नहीं बन पाई हमारी अपनी। मेरा एक दोस्त है, उसने बताया था कि उसके मामा जी के बहुत बुरे टाइम चल रहे थे एक समय पहले, मतलब 55 की बात है, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था तब की बात है। तो उनके मामा जी बहुत स्ट्रगल कर रहे थे अपने बिज़नेस में, उनका बहुत ही छोटा लेवल का बिज़नेस था, मुस्लिम भाई है, दोस्त है मेरा। तो उनका जो उसका था शीप क्या जो वूल होता है उसका, कश्मीर का उसका बिज़नेस था। तो बताता है कि जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो वो करीब के मस्जिद में गए, और वहाँ पे बहुत ही बड़ा मस्जिद था, ह्यूज, जैसे कि जामा मस्जिद है दिल्ली में, राइट, और उन्होंने विदाउट इंटरेस्ट उसको लोन दे दिया, विदाउट इंटरेस्ट लोन दे दिया, इस्लामिक एज पर इस्लाम विदाउट इंटरेस्ट होता, राइट, और उससे वो फ्लरिश कर गए इन दी एंड। तो उनकी जान बची बेसिकली एक तरीके से, उनके मामा जी की, मेरा जो दोस्त है। अब आप सोचो, और मैंने अभी 1 या 2 दिन पहले मैं यहाँ पे मंदिर गया था, एक बहुत बड़ा मंदिर है, नाम नहीं लूँगा, बट गया था, तो बहुत बड़ा दुर्गा जी का मंदिर है, ठीक है। उसमें एक आदमी आता है, ये लिटरल मैंने देखा, इसमें कोई वो बात नहीं है, और मुझे ये पता सुनाई दे रहा था मुझे सोशल मीडिया में कहीं कहीं ऐसा कुछ होता है, बट मैंने जब देखा ना तो मुझे लगा यार सही में। सो वो बंदा जाता है, एंड उसका परिवार है, सो उसका एक बीवी है और एक छोटी सी बच्ची है, उनके पास घर नहीं है, वो कहीं और से आए थे जहाँ बाढ़ आई हुई थी, कुछ ऐसा था। सो 2-3 लोग थे ऐसे, पहले ये लोग एंटर करते हैं और बोलते हैं तो भगा दिए जाते हैं वहाँ से, बेसिकली कुछ नहीं होता। मतलब एक बंदे का बिजनेस खड़ा कर दिया मस्जिद ने, और ये रियल, मतलब एक बेकार की बात मैं बता रहा हूँ, स्टैटिस्टिकली मैं नहीं बता रहा हूँ, बट मैं जो एनेक्डोटल है। और उधर एक बंदे को आप भगा रहे हो, क्यों भगा रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि आपके पास रहते नहीं। और जब ऐसा हो जाता है ना तो करप्शन बहुत आ जाता है, ठीक है। और ये करप्शन हटाने के लिए एक्चुअली किया गया था कि गवर्नमेंट के पास रहेगा, करप्शन नहीं होगा। गवर्नमेंट ही करप्ट है, हैं? गवर्नमेंट से करप्ट क्या होता है? मैं हर कोई गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, सारी करप्ट होती है एक नए लेवल पे। और मिडिलमैन, मंदिर से पैसा कौन इकट्ठा करता है? दान पेटी में कौन चेक कर रहा है कितना गया? कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा, राइट। अगर उन्हीं का वो पैसा होगा तो ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो? उनको मतलब ही नहीं है, जा रहे सरकार पे जाने का। आप जा रहे हो यहाँ कि हाय साईं बाबा, हाय शिव जी, मैं आपको 2 रुपया दे रही हूँ, 10 रुपया दे रहा हूँ, 51 रुपया दे रही हूँ, ये दे रही हूँ, कुछ नहीं जा रहा उन पर। तो आप अगर किसी मंदिर जाओ, पहले चेक करो मंदिर क्या गवर्नमेंट कंट्रोल में है। 1 रुपया ना दो वहाँ, 1 रुपया ना दो। जब तक आप पैसा देते रहेंगे, जब तक हमारे हिंदू भाई बहन, हिंदू माता पिता पैसा देते रहेंगे, कैश फ्लो नहीं बंद होगा गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट
कभी ये लॉ चेंज नहीं करेगी। हमें नहीं चाहिए, हम नहीं कह रहे कि आप मस्जिदों को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले आओ या मॉस्क को चर्च को ले आओ या अकाल तख्त को ले आओ, नहीं, हमें आज़ाद करो। क्योंकि जब इससे इकॉनमी बनती है ना, एक रिलीजियस इकॉनमी जो सिर्फ रिलीजन के लिए काम आती है, आप समझ रहे हो कितना बड़ा प्रॉस्पेक्ट है इस चीज़ का। हमारे मंदिरों की क्या प्रॉब्लम रही है जो हमें हिस्ट्री नहीं पता है। हमारे मंदिरों की प्रॉब्लम है कि इनके पास इनका पैसा रहता नहीं, और जिन पे रहता है वो, मतलब मेरा जो एक विज़न है, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, बट एक जो विज़न है वो ये है कि जब मैं मंदिर में घुसूँ और जो गलियारे से हम गुजर के एक गर्भगृह में जाते हैं जहाँ पे मूर्तियाँ नहीं लगी होती है, वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप की फ़ोटोएँ लगी हों, वो करते हुए जिसकी वजह से उनको उनके नाम है, या वो करते हुए सिर्फ यही नहीं कि लड़ाई तलवार नहीं। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ जो किंग्स थे वो सिर्फ यही नहीं थे कि बस लड़ रहे हैं, वो बड़े बड़े साधक थे। इनफैक्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का तो ये कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे भक्ति नहीं, साधना करते थे वो, ठीक है। और इससे कहा जाता है कि जो औरंगजेब की आर्मी में खौफ रहता था, क्योंकि उनको कभी कभी इल्यूजन हो जाता था जब वो लड़ते थे, उनको लगता था यहाँ था फिर यहाँ आ गया। ऐसा ये मतलब डायलॉग्स हैं जो उन्हीं के स्कॉलर लिखे हैं कि उनको लगता था शिवाजी को जादू टोना आता है। वो बोला है कि औरंगजेब सेज दैट कि औरंगजेब की वाइफ या कोई होता है, पता नहीं कौन सी वाइफ थी, वो बोलती कि जैसे घर में कुछ होता है, आवाज़ कुछ होती है तो उसको डर लग जाता है, उसको लगता है कि शिवाजी तो नहीं आ गया। औरंगजेब के किले के अंदर इतना खौफ, ऐसे थोड़ी हो जाता है ये। और वो छोटे लेवल पे थे बहुत। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जब शुरू किया था तो औरंगजेब की पूरी एम्पायर थी, मतलब आर्ग्यूबली वर्ल्ड की सबसे पावरफुल एम्पायर थी उस टाइम, सबसे अमीर। और ये छोटे से एक रेबेलियस ग्रुप था और इतना डर, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हिस्ट्री में तो ये हुआ है। और ये एक प्रॉब्लम ये है, एनसीईआरटी भी वही चीज़ फॉलो करता है। एनसीईआरटी जो हमारी बॉडी है आज के टाइम में, वो वही बुक्स फॉलो करती हैं। इनफैक्ट जो यूपीएससी और जो इनके लिए पढ़ाते हैं बच्चों को, आईएएस पीसीएस के लिए, ये भी इनको भी एनसीईआरटी ही पढ़ानी है क्योंकि यही कोर्स है। तो अगर ये पढ़ा देंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक नंबर का हैवान था और वो पोलो खेलते हुए नहीं मरा था, तो फेल हो जाएगा बच्चा। इवन कि आप भले ही पढ़ो खुद से, लेकिन आपको लिख के तो वही आना है क्योंकि आपके कोर्सेज वही है। इनफैक्ट ये जो हमारी गवर्नमेंट रही है बीजेपी की पिछले 10 ईयर्स में, इन्होंने आज कुछ किया नहीं है इसमें। और हमें बहुत मतलब मेरे को क्या, मेरी फैमिली हिस्ट्री जो रही है उसमें काफ़ी हिस्टोरियंस, राइटर्स, लॉयर्स रहे हैं। तो वो अगर होते आज के टाइम वो बहुत डिसअपॉइंट होते, क्योंकि उनका यही था कि एक बार आ जाए ये पार्टी तो हमारी ये जो फालतू की हिस्ट्री बढ़ाते हैं ना, किसी को भी हीरो बना रखा है, किसी को भी विलन बना रखा है। बट एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है बेसिकली। मूवी भी नहीं यार, वो एक एजेंडा के साथ। मतलब अगर हम कहें कि नहीं यार ये तो बस ऐसे ही हो गया, नहीं, सब कुछ प्लान्ड है। हाँ, और देखो एक चीज़ और है, हमने अभी बात की जैसे मैंने मूवी की, तो मूवीज़ जो होती है ना, वो भी मैं कहूँगा कि एक तरह से वो भी एक एजेंडा के ऊपर ही चल रही है। करेक्ट। उनका भी मकसद यही है, मोटिव वही है कि लोगों को ब्रेन वॉश करें या फिर किसी एक चीज़ के बारे में ना लोगों के आइडियाज़ चेंज कर दें। करेक्ट। जैसे मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, आपने शायद देखी होगी और काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा, हीरा मंडी एक वेब सीरीज़ आई है। और ऐसी ही बहुत सी मूवीज़ हैं और बहुत सारी वेब सीरीज ऑलरेडी हैं। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बट आप टारगेट अपने आप हो ही जाओगे। करेंगे नहीं। तो उनमें क्या दिखाया गया है ना, उनमें दिखाया गया कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं या फिर जो भी ये कल्चर होता है, मुझे नहीं पता इनके बारे में ज़्यादा, बट उनको ना बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया गया या फिर बहुत ज़्यादा सही दिखाया गया या फिर उनको लाचार दिखाया गया है। करेक्ट। तो यार इसके पीछे बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, बट ये कहा जाता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। इससे पुराना कोई प्रोफेशन है नहीं। ये एक पहला प्रोफेशन जो पैसा लेके करा गया होगा हिस्टोरिकली, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन जब बन रही होगी कहीं भी, तो ये कहा गया है। तो इसमें इश्यूज हैं। और हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं, कुछ कहना चाह रहे थे क्या? अच्छा, हमारे जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने इतना ग्लैमराइज करा है। इफ़ यू वुड हैव सीन देवदास शाहरुख खान की, या आप अभी हीरा मंडी सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स पे, वो देखो, तो द इमेज दैट यू विल गेट इज़ बहुत ही आलीशान घरों में ये रहती हैं, तरह तरह के गहने जवाहरात और
क्लोथिंग है, मतलब जो डिज़ाइनर है इसका उसको उसने तो महारानी बिल्कुल बना दिया है। और हाँ थोड़ा बहुत चल रहा है साइड में सेक्स वाला, बट वो उतना कुछ खास नहीं है ना, मेन नहीं है, मेनली तो हम डांस करते हैं, हम एंटरटेनमेंट करवाते हैं, एंटरटेनमेंट कराते हैं, लाइक कथक डांसर्स हमारे यहाँ होते हैं, राइट। तो देवदास में तो आप देखो तो चंद्रमुखी का जो कोटा है वो भाई के महल से बड़ा है। तो मैं तो सोच रहा था, मैं जब छोटा था मैंने देखे ये देवदास, मैंने कहा ये क्यों उसको ले जा रहे हैं वहाँ, ये अच्छा तो है कोटा, इतना सुंदर सा सब बैठे हैं खेल खूल रहे हैं, क्या दिक्कत है। क्योंकि दिखता क्या था उसमें, ये दिखता था कि भाई कुछ हैं डांस वांस कर लेती हैं, सेक्सुअल थोड़ा एलिमेंट पता था मुझे, बट ठीक है मतलब इतना क्या है, इतना सुंदर है और देखो लाइटें लगी हैं और पानी है उसमें, फूल बह रहे हैं और ये वो। और जो प्रोस्टिट्यूशन का काम है ना उसको भी वो दिखाएगा कि वो तो उनकी मजबूरी है। मजबूरी ही नहीं है वो, देखो हर स्टोरी के कई साइड्स होते हैं, राइट। और हाँ मैं मानता हूँ, एक तो मैं बिल्कुल भी इस प्रोफेशन को बदनाम करना नहीं चाह रहा, जो प्रोस्टिट्यूशन में हैं वो अपने रीज़न से हैं जी, ठीक है, उनकी क्या कंडीशन है, उनकी क्या हिस्ट्री रही, उनके कैसे माँ बाप थे, मुझे नहीं पता है, सो आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर। और मेरे ओपिनियन का मतलब भी नहीं बनता है क्योंकि बहुत ही मल्टी फेसेटेड काम है ये, वो मैं कर नहीं सकता, आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। और थोड़ा इंडियंस को इस चीज़ की आदत डालनी चाहिए एक्सेप्ट करने की कि ये कुछ चीज़ों पे मैं ओपिनियन नहीं दे सकता, राइट, तो मैं इस पर नहीं दूंगा। बट हाँ जो हिस्ट्री स्पेसिफिकली हीरा मंडी की हिस्ट्री है वो बहुत ही डार्क है। वो डार्क इसलिए है क्योंकि ऐसे जितने भी हीरा मंडीज़ कंट्री में हैं, ठीक है, आप अगर कुछ प्लेसेस बहुत ही पॉपुलर है और नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ अगर जाओगे तो वो वहाँ इसलिए हैं क्योंकि वो एक तरीके से बहुत ही मेजर लेवल का हरम होती थी। हरम बोले तो पहले एक तो किंग का हरम होता है कि भाई वो अपने एक, जो आपने स्टार्टिंग में बताया, वो वुमेन रखते हैं अपने सेक्स स्लेव बना के। एक तरीके से एक हरम होता है जो ओपन टू पब्लिक होता है, स्पेसिफिक पब्लिक, नवाब और ये सब, क्योंकि मैं तो थोड़ा उस रीजन से आता हूँ तो मुझे पता है नवाबों का शौक क्या होते हैं। मतलब आज भी आप जाओगे तो हमारे जो एरिया में जो एरियाज़ के नाम है जो हमारे शहर में, ऐश बाग, ऐसे ऐसे नाम है। तो ऐश बाग का मतलब क्या होता है? ऐश मतलब ऐश बाग का मतलब ऐसे, ठीक है। तो इनफैक्ट जो अकबर था, ये मीना बाज़ार वॉज अ वुमेन मार्केट, जो वुमेन वहाँ पे कहने को वहाँ वुमेन चीज़ें बेचती थी। लाल किला है उसके अंदर जो मीना बाज़ार है उसकी बात कर रहे हैं? मीना बाज़ार हिस्टोरिकली, मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ अभी, वहाँ नहीं जा रहा मैं, तो वो बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। बट मीना बाज़ार एक पूरा होता था जहाँ अकबर यूज्ड टू गो देयर एंड यूज्ड टू पिक कि ये वुमेन मुझे आज रात के लिए चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि वहाँ वुमेन मार्केट लगाती थी चीज़ें बेचने के लिए और वो सब करने के लिए, क्लोथ्स वगैरह। मीना बाज़ार नाम से क्लोथिंग लाइन भी है अगर आप आज के टाइम में। जी हाँ, इट इज़ सो आयरॉनिकल, हाउ कैन यू नेम समथिंग आफ्टर दैट जहाँ पे ऐसे ऐसे एट्रोसिटीज़ की गई हैं। एनीवे, तो हमारे यहाँ जो हीरा मंडी का कंसेप्ट बहुत ही ग्लैमराइज इसलिए करा जाता है क्योंकि ये अपने साथ एक अट्रैक्शन लाता है। रीज़न, जो हमारे कंट्रीज़ के बड़े बड़े कथक डांसर्स थे वुमेन, उनको जो इन्वेडर्स थे, इस्लामिक इन्वेडर्स, ये उठा के ले जाते थे क्योंकि भाई अब हमला करके जीत लिया है और तुम्हें मार देंगे, और इनको कोठों में बैठा देते थे। और ये इनको कह के क्या करते, मतलब बहुत ही कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी तो ये लोग खुद चली जाती थी क्योंकि वो ये कहते थे कि हमारे जो ये प्रोस्टिट्यूट्स हैं इनको आप डांस सिखाओ। ये भी हुआ है। तो जो अच्छे दिल के थे उन्होंने कहा आप जाओ, आप डांस सिखाओ इनको, फिर आप आ जाना। बट उसमें ये कब प्रोस्टिट्यूशन में खुद चली जाती थी किसी को कुछ पता नहीं कैसे होता था ये मैकेनिज्म, बट ये होता था, ठीक है। तो कथक डांसर्स को या तो ज़बरदस्ती ले जाया गया या उनको कन्विंस करके बहला फुसला के ले जाया गया और फिर वो प्रोस्टिट्यूशन में ही चली गई। तो जो कथक और प्रोस्टिट्यूशन का जो एक ना समागम बन गया। तो कथक, देखो कोई भी आर्टिस्ट होता है, वो डांसर हो, सिंगर हो, म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, कुछ भी हो, इवन क्रिएटर जो आजकल के हैं जो मतलब की चीज़ें बना रहे हैं, उनको 10 तरह की आर्ट पता होती है। वो सिर्फ एक चीज़ से आप नहीं कर सकते। अगर आप आज ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको कैमरे के बारे में कितना पता चल गया होगा, लाइटिंग के बारे में कितना पता चल गया होगा, राइट। तो ये भी आर्ट है। आपको पता है कि ऐसे में चेहरा दिखेगा, ऐसे में नहीं दिखेगा, यहाँ पे बैठूंगा मैं, ये हो गया। फिर आपको ये पता होगा कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब कैसे काम करता है। तो ये 10 तरह की नॉलेज है ना। और आपको हिस्ट्री की नॉलेज होती जाती है आपको चीज़ों की। तो वो जो डांसर्स जाती थी, वो डांसर्स तो थी बट उनके पास सिंगिंग का टैलेंट होता था। अगर आपके पास सिंगिंग की नॉलेज है, क्लासिकल संगीत की, जो यू नो अ लॉट ऑफ इंडियन कल्चर, मतलब इंडियन कल्चर आप बहुत ज़्यादा जान गए,
सिर्फ म्यूज़िक से, क्योंकि उसमें हिस्ट्री है। जो राग हमारे यहाँ ये सब आए हैं जैसे फर्जी में थोड़े आ गए हैं, जो सुर बने हैं और जो ताल हैं, ये बहुत ही, ये इनका डिवाइन इंटरवेंशन सा लगता है सुनने में। मतलब अब है कि नहीं मुझे नहीं पता, कभी भगवान दिख गए तो बताऊंगा, लेकिन डिवाइन लगता है सुनने में। तो अगर उस लेवल का आपको नॉलेज है और आप ऐसी जगह जाते हो तो आप उसको भी ब्यूटीफाई कर देते हो एक लेवल पे। पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वो गंदी जगह है, बट आप उसमें संगीत ले आते हो, आप उसमें डांस ले आते हो, आप उसमें श्रृंगार ले आते हो, राइट। बट रियलिटी क्या है, क्योंकि है तो वो है वही चीज़, ठीक है। छोटे छोटे कमरे, एक छोटी सी साइड में कमरे में कोठरी जहाँ पे लोग सुसु और पोटे करते हैं, हकते मूदते रहते हैं, और वहाँ पे कोई फ्लश कोई ड्रेनेज नहीं है, तो सब वहीं रहेगा, वहीं पे रह भी लेगा, वहीं पोटी, वहाँ जो आप मलमूत्र त्यागोगे सब वहीं इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और उस कमरे और इसमें दरवाज़ा भी नहीं है, तो बदबू करते थे वो बहुत ज़बरदस्त, और बीमारियाँ बहुत फैलती थी अंदर। इसकी वजह से इत्र इस्तेमाल होता था। इत्र देखा कितना तवाइफें इस्तेमाल करती हैं, हमें लगता है अरे वाह क्या एलिगेंस है, नहीं, बट इसलिए होता था क्योंकि बदबू बहुत करते थे वो। तो आप एक तो आप जा रहे हो तो आपके अंदर एकदम जानवर चढ़ा हुआ है कि करना है जो भी है आपके अंदर, ठीक है, उसके बावजूद आपको इत्र सुंघाना पड़ रहा है क्योंकि वो इतना गंदा है। STDs मतलब ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कई लोग मर जाते थे। वुमेन का तो पता ही नहीं है, वुमेन का तो ये वहाँ पे तो ये कल्चर था कि तवाइफ की बेटी तवाइफ, उसकी बेटी तवाइफ, उसकी बेटी तवाइफ, पूरी लीनियज तवाइफ है, 12 साल 11 साल की लड़कियाँ। और कुछ तो इनफैक्ट कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, कुछ ऐसे नवाब होते थे जो बच्चियाँ प्रेफर करते थे। स्ट्रेट केस ऑफ पीडोफिला, मतलब हम अब ये आएंगे कि तुम्हारा बाल विवाह होता है, बट दैट्स वेरी डिफरेंट टॉपिक, ठीक है, क्योंकि बाल विवाह में दोनों बच्चे हैं जी, ठीक है, और ये पीडोफिलिया है। और ये मेरे ख्याल से मेरी वर्किंग मेमोरी में तो नहीं है कि ऐसा किसी और इतने खुले आम से किसी और कल्चर में होता हो, बट ये वहाँ पे होता था। और आज के टाइम आप सारे वैसे पार्ट काट के सिर्फ आप ये दिखा रहे हो कि वो जो इमोशनली जो तवाइफें फील कर रही हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। वो पूरा इंस्टीट्यूशन ही बहुत ही गंदा है। और इस वजह से जो प्रोस्टिट्यूट्स आज के टाइम पे हैं, जो इस एरिया में गई हैं, और जो खासकर जो मजबूरी से गई हैं या जिन्हें ले जाया गया है, उनके लिए मेरे अंदर बहुत ज़्यादा हमदर्दी तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि मैं भी कोई खास नहीं हूँ, हम भी एक तरह से वही हैं, हम अपना टाइम और शरीर बेच के ही पैसे कमा रहे हैं, बट इज़्ज़त है मेरे मन में उनके लिए कि भाई आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अलग है, बहुत ही मतलब बहुत ही एक तरह से होता नहीं है कि आप कूड़ा उठा रहे हो, घर का कचरा उठा रहे हो, सो यू थिंक योर सेल्फ कि हाँ यार ये घर की सफाई कर रहा है, या हाँ यार ये गंदी चीज़ें छू रहा है और ये ऐसे काम कर रहा है। सो एक रिस्पेक्ट आती है कि हाँ ठीक है, और एक बुरा भी लगता है कि ऐसा है। और द वर्स्ट पार्ट इज़ कि ये सारे ये जो जितने कोठे थे, दे वर ऑल फिल विद मोस्टली हिंदू वुमेन, क्योंकि उन्हीं को लूट के ले जाते थे, उठा के ले जाते थे। और फिर हमारी हिंदू एक्ट्रेसेस उसमें एक्टिंग कर रही हैं, सो हिंदू डायरेक्टर बना रहा है, और आई डोंट नो मतलब हाउ डू दे ग्लैमर। और ये आज से नहीं हो रहा है, ग्लैमराइज बहुत पहले से हो रहा है। और जैसे मैं कुछ जगह की बात करूं तो उससे मतलब साफ साफ ये पता लगता है कि जो आपने कहा कि हाँ कुछ ऐसी जगह होती थी जहाँ पर काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूट्स को रखा जाता था। जैसे कई जगह बंगाल में है सोनागाछी, करेक्ट, ठीक है ना, हीरा मंडी की हम बात करें तो सभी की सिमिलर स्टोरीज ही हैं। कुछ की बहुत डार्क है, बहुत वो बता ही नहीं सकते यहाँ, बट कुछ की हैं जिस लेवल पे यहाँ बता सकते हैं, वो ये है मोटा मोटा, ठीक है, क्योंकि इट वॉज सच अ प्रोफेशन, इतना वाइड स्प्रेड था कि इनफैक्ट अंग्रेज़ों ने आके रोक लगाई उस पर, और उससे जो कोठे की मालकिनें थी वो चिढ़ गई कि हमारा धंधा बंद करवा रहे हैं, और इस वजह से वो अंग्रेज़ की तरफ हुई थी, अंग्रेज़ के अगेंस्ट हुई थी। वो कोई आज़ादी की जंग नहीं लड़ रही थी, उनको था कि हमारा कोठा नहीं बंद होना चाहिए। वो बिजनेस वुमन थी जो पिम्प्स होती थी, जैसे कि आपकी यह भी मूवी आई थी गंगूबाई जी, गंगूबाई वॉज अ पिम्प, वो दल्ली थी वो, ठीक है, उसको महारानी ना दिखाओ, उसको लक्ष्मीबाई की तरह मत दिखाओ, वो नहीं थी वो, शी वॉज अ दलाल। सीधी बात है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोई भी सोच उठा लो। वो लड़कियाँ बेचती थी, लड़कियाँ खरीदती थी। अब अगर आपको लगता है कि एक बहुत ही, इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम पे बहुत रहता हूँ, मैंने देखा है कि जो आजकल की
आजकल की क्या मतलब लड़कियां हैं हमारे हमारे हिंदू धर्म, सनातन धर्म की और भी धर्मों की, इनफैक्ट इस्लामिक लड़कियां भी, मुस्लिम लड़कियां कुछ हीरा मंडी की वो जो गजगामनी वॉक है इसको कॉपी करती हैं रील्स में, वो जो चलती है उसमें ऐसे करके अदिति राव हैदरी वो जो बंदी उसको कॉपी करती हैं वो, और उसका रील बनाती हैं। मतलब अब देख लो सेंस क्या है, क्या कर रहे हो, पता है क्या कर रही है वो, कौन है, क्या बनी है वो, ठीक है। और हिस्ट्री जानती हैं, सब जानती हैं कि प्रोस्टिट्यूशन क्या होता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि अरे बच्ची हैं, ये बच्ची हो तो और बुरी बात है, लेकिन आप उस चीज़ को कर रहे हो और उसको इतना ग्लैमराइज, हाय हाय वो कैसे वॉक कर रही थी, हाय हाय, ठीक है मतलब ये हमारे ग्लैमराइजेशन हर चीज़ का। एक चीज़ और आती है भाई, जैसे अगर मैं बात करूँ थोर ओडिन की, हमारे तो जो थोर ओडिन थे वो क्या सच में एक भगवान थे, एक डायटी थे? तो देखो हर रीजन का अपना स्पेसिफिक हिस्ट्री होती है, राइट। तो अगर एडिटर्स बोलना आपने दिखाने के लिए वो एरिया, सो एक होता है, इसको हम बोलते हैं आज के टाइम में नॉर्डिक कंट्रीज़। नॉर्डिक कंट्रीज़ होता है नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, डेनमार्क और फिनलैंड, ठीक है, ये 5 कंट्रीज़ मोटा मोटा यही है, ठीक है। यहाँ पे जो रिलीजन फॉलो होता था, क्योंकि बहुत ही डेसोलेट और बहुत ही टॉप नॉर्थ की कंट्री, बहुत ठंड होती है, ऑलमोस्ट ये उत्तरी ध्रुव बन जाता है, ऑलमोस्ट उत्तरी ध्रुव पहुँच जाते हैं नॉर्थ पोल पे। तो यहाँ पे एक रिलीजन फॉलो होता था जिसमें ये गॉड्स थे, ठीक है। इनके रिलीजन में ओडिन ऑल फादर बोले जाते थे, ओडिन बोले तो एनकम्पासिंग पूरा, ठीक है। उनके नीचे उनके बच्चे, उसमें कॉन्फ्लिक्ट, वो सब पूरा एक बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, अगर हम हिंदी बोले तो कथा बोलेंगे उसको, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग और सब कुछ था उसमें, सॉन्ग्स, मैथोलॉजीज, लेजेंड्स क्या है, एनिमल्स रिलेटेड चीज़ें, जैसे ओडिन का एनिमल क्रो होता था साथ में उनके, और तो ऐसे करके, ठीक है। थॉर के पास हैमर होता था और वो सब, आजकल का जो नहीं हो। तो ये जो एक रिलीजन था बहुत ही मतलब बारबेरिक था, क्योंकि जो फॉलोअर्स थे बारबेरिक थे। तो मैं कैसे बोलता हूँ रिलीजन बारबेरिक है? अगर फॉलोअर्स बारबेरिक हैं, अगर कुछ लोग बारबेरिक हैं बहुत ज़्यादा, हु आर नॉट रेडी टू रीजन विद यू, और मुझे उस रिलीजन का सोर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं क्या डिड्यूस करूँगा, राइट। ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जो डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन है, उन्होंने ये हिटलर के बोला था कि अगर आपको ये लगता है कि हिटलर सच में चाहता क्या था, तो ये देखो उससे हुआ क्या, एंड में क्या हुआ, दैट्स व्हाट ही वांटेड बेसिकली, राइट। सो मैं वैसे डिड्यूस करता हूँ। वो जो था उसमें वाइकिंग्स वगैरह, जो आपने सुनोगे वाइकिंग्स के बारे में, काफ़ी सीरीज वीरीज आती हैं, बहुत ग्लैमराइज वाइकिंग्स को किया गया है। वो बेसिकली डकैत, लुटेरे और रेपिस्ट होते थे, रेपिस्ट 10 टाइम्स रेपिस्ट होते थे, उनका यही काम था। वो जाते थे एक जगह को पूरी तरह ख़त्म कर देते थे और वहाँ से पैसा लेके भाग जाते थे। तो ये वो एरिया था, ठीक है। यहाँ पे रिलीजन, लेकिन जो रिलीजन था अपने आप में, एक जो स्टोरी, एक कल्चर था, वो आज के जो पॉपुलर फेथ्स हैं उनसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं था, ठीक है। मतलब तो उसमें क्या था कि कई अलग अलग गॉड्स थे अलग अलग चीज़ों के, और उनका ऑलमोस्ट लाइक अगर आप एक बेसिक लेवल हिंदू हो, बहुत ही बेसिक लेवल, जो आजकल हमारे मेरे ख्याल से 90% इंडिया में बेसिक लेवल हिंदू हैं, जिनको लगता है रियल में कि ये जो अलग अलग भगवान दिख रहे हैं वो सच में अलग अलग हैं, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है। और मैं ये नहीं पता, अगर आप स्क्रिप्चर पर बता दो कि यहाँ लिखा है अलग है, यहाँ लिखा है, स्क्रिप्चर 1000 तरीके से इंटरप्रेट होता है। जैसे आज मैंने एक रील डाली थी, आज नहीं 2-3 पहले डाली थी, उसमें यह था कि 33 कोटि देवी देवता हैं कि 33 करोड़। सो मैंने आर्ग्यू किया उसमें कि 33 कोटि है, ठीक है। तो मेरे को कमेंट्स आने लगे, नहीं 33 करोड़ है, 33 करोड़ है, दोनों हैं, 33 करोड़ भी है, 33 कोटि भी है, कई सारे कमेंट्स आ गए। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। लेकिन देखो, ये मैं इसलिए यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि लोगों को पता चले क्या क्या, क्योंकि मैं समझा नहीं सकता, रील 7 सेकंड की रील में नहीं समझा सकता। तो आप जब कोई श्लोक या कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हो बुक में, ठीक है, हमारी बुक में, एक तो हमारी एक बुक नहीं है, हमारी कई सारी हैं, एक तो पहले आप सारी पढ़ो, ठीक है, और उसमें देखो कैसे बताया गया है। तो कोटि जो है, कोटि जो वर्ड है, ठीक है, ये एग्जैक्टली टाइप्स भी नहीं है, प्रकार भी नहीं है, ये ट्रांसलेशन में लॉस्ट हो गई मीनिंग, ठीक है। इसका बहुत ही डीप मीनिंग है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये आपको बताता है कि
इस तरह के देवता, मैं नहीं बोला 33 देवता हैं, 33 तरह के देवता हैं, ठीक है। और वो देवता बोलोगे, भगवान बोलोगे, ईश्वर बोलोगे, देवी बोलोगे, देयर इज अ डिफरेंट थिंग, उसमें भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि मैंने कहा कि शिव जी हैं, ठीक है। फिर एक स्टेटमेंट मेरी है कि शिव जी एक देवता हैं, मैंने बोला। एक स्टेटमेंट है शिव जी एक तरह के देवता हैं। तो शिव जी एक तरह के देवता क्या होता है? बेवकूफ़, ये तो कहीं नहीं लिखा है हमारे यहाँ, बट ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि शिव जी अकेले नहीं है, शिव शक्ति है जी, शिव के अंदर उनकी शक्ति है, राइट। तो शिव को अगर शक्ति अलग कर दोगे तो शिव का शव बन जाता है, ये हमारी फिलॉसफी है, ठीक है। तो शक्ति और शिव जी, इवन जो साधक हैं, जो तंत्र की साधना करते हैं, या जो साधना, जो मेडिटेशन भी करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, बहुत ही नॉर्मल गृहस्थ घरों में, उन्होंने अगर पढ़ा होगा शास्त्र हमारे, उनको पता है कि इतना ईजी है नहीं। और बेसिकली जो अपने एक्सपीरियंस बता चुके हैं इस मैटर में, कि जिनको लिटरली जिनको दर्शन हुए, बेसिकली ऐसे नहीं पहाड़ पे खड़े हुए भगवान, ऐसा नहीं हुआ दर्शन, जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हुए उन्होंने यही बताया, सबका जो एक्सपीरियंस होता है वो एंड में जाके एक ही पावर के लिए है, बट वो अपने अपने देवी देवता की वजह से फ्लेवर चेंज हो जाता है इस एक्सपीरियंस का। इसलिए हर किसी का एक्सपीरियंस इंडिविजुअलिस्टिक है, और यही ब्यूटी है सनातन धर्म की, ठीक है। और आजकल का जो सनातन अभी जो चल रहा है वो भी हमने बहुत सिंप्लीफाई करा गया है, तो बताया जा रहा है लोगों को, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, अगर हम बोलेंगे नहीं कि हमारा ये रिलीजन है, तो हमें राइट्स ही नहीं देगा रिलीजन के। तो हमें एक डिफाइन करना पड़ गया है कि ये रिलीजन तो है ही नहीं है, रिलीजन थोड़ी ना है, ये वे ऑफ लाइफ है। और ये हर तरह के लोग हैं इसमें। अब आते हैं कि अरे मैं तो एथियस्ट हूँ, आई एम लॉजिकल, और ये वो। एथियस्ट इज अ पार्ट, एथिज्म इज अ वेरी बिग ब्रांच ऑफ सनातन धर्म, इट्स वन ऑफ द फिलॉसफीज। एग्नोस्टिक्स होते हैं, एग्नोस्टिक्स बोले तो हु डोंट नो, हु वांट्स टू नो। और इवन एग्नोस्टिक्स वो भी होते हैं जिनको पता ही नहीं, और वो सोचते हैं मैं समझ ही नहीं सकता कभी यार। समझना नहीं चाहता, आशाजनक दोनों, समझना नहीं चाहता और समझ नहीं सकता, दोनों अलग अलग है। हाँ, तो एक होता है कि समझ नहीं सकता इसलिए नहीं समझूंगा यार, कौन ही पढ़े इसमें, ठीक है। एक तो वो होता है, एक होता है कि मुझे जानना है, सीकर्स, अन्वेषक, ये भी एक हमारी ब्रांच है। निराकार ब्रह्म कि भाई उसका कोई स्वरूप नहीं है, बस आराधना करो, ये दीवार में इसको भगवान नहीं मानूंगा मैं, मतलब आप कोई शेप नहीं है उसका, वो भी है। साकार ब्रह्म, मूर्ति, वो भी हैं। और मतलब इनफैक्ट आई थिंक मैक्स मुलर ने लिखा था, ये ही वॉज अ जर्मन गाय, उसने रिसर्च करी थी इंडिया पे कि इनको डोमिनेट कैसे करेंगे हम बाद में। उसने लिखा था कि कोई ऐसा थॉट नहीं है वर्ल्ड में जो ऑलरेडी इंडिया में ना सोचा गया हो। और रिमेंबर, ये वो बंदा था जो हमें नीचे दिखाना चाह रहा था। उसने ये बोला है कि हमारे जो लिटरेचर है उसमें ऐसा, मतलब पूरी वर्ल्ड में मैं गया हूँ और वहाँ पे ऐसा मुझे कोई थॉट नहीं मिला जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इनके लिटरेचर में। सो आप समझो इस बात को, ये आज का 2000 साल पुराना, 1500 साल पुराना कल्चर नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया 500 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, तो क्राइस्ट ही पैदा नहीं हुए, अलेक्जेंडर ने अटैक किया, तो उनका एक ऑथर बोल लो, स्कॉलर बोल लो, साइंटिस्ट बोलो, उस समय तो नाम इतने डिफाइन नहीं होते थे, पॉलीमैथ लोग होते थे उस टाइम। तो आप कह रहे थे कि अलेक्जेंडर 500 साल पहले आया था बिफोर क्राइस्ट। बेसिकली अलेक्जेंडर की जो आर्मी इंटर हुई थी और इंडिया में, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट से, तो वहाँ पे उनका एक स्कॉलर था, राइटर जो बोल लो, उसका नाम था मेगास्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज आया और उसने सर्वे किया बेसिकली कि क्या करते हैं ये लोग, कौन है ये लोग, बिकॉज दे डिडंट नो अस। और सो जब वो आए, उस समय पर्शिया था, उस समय ईरान तो बना नहीं था, तो पर्शिया के लोग हमें भारत नहीं बोल पाते थे, ठीक है। तो हमसे बोलते थे कि आप लोग कौन हो, अगर बात होती थी बेसिकली, तो भारत नहीं से बोल, तो वो हमें बोलने लगे कि ये जो सिंधु रिवर है, ठीक है, इसके पार का एरिया को सिंध बोला जाता है, उनको इतना पता था। और ये जो लोग हैं ये सिंधु हैं, बट वो सिंध को नहीं बोल पाते थे, नहीं निकाल पाते थे, तो हिंदू हो गया वो, उससे हिंदू हो गया, ठीक है। और वो सिंध रिवर तो अभी भी सिंध है, बाकी सारा हिंदू हो गया, ठीक है। फिर जब ग्रीक आए, ग्रीक्स हा ना बोल पाए,
तो उन्होंने बोला इंड है, और ये इंडुस है, ये सिंधु नहीं है, ये इंदु भी नहीं है, ये हिंदू भी नहीं है, ये इंदस है। और बेसिकली ऐसे ऐसे करके ग्रीक से रोमन से बहुत आगे जाता गया, बट बेसिकली ये था कि कंसेप्ट की ऐसे ऐसे डिटेरिएशन हुआ नाम का, तो बहुत अलग स्टोरी है। तो मैं गैस्थिनी जब आया तो उसने कहा कि उसने बुक में लिखा है, बेसिकली एक बुक है इंडिका। जी। उन्होंने वो बुक जब लिखी है तो वो डिस्ट्रॉय हो गई मोस्टली, बट उसके थोड़े पार्ट्स बचे हैं, और उसमें है कि वो जब आते हैं यहाँ पे तो एक वो किंग से मिलते हैं, और वहाँ के किंग से पूछते हैं वो कि मतलब क्या है आपका हिस्ट्री बताओ, ये वो बताओ। तो किंग बताता है कि अब मेरा फैमिली ट्री देख लो। उस किंग का फैमिली ट्री 500 BC से 500 BCE से 6000 साल पहले तक का था। 6000 साल? उस समय से 6000 साल पहले तक का था। सो ये बात उसने लिखी कि देख भाई ये बहुत ज़्यादा पुराना है। और पुराने के में एक और बात है कि अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, जो कि अभी मॉडर्न हिसाब से इनको लगता है सबसे पुराना इंडियन सिविलाइजेशन थी, तो उसमें एक इनको सील मिली। सील होती थी जो वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड होते थे, तो बेसिकली पर्शिया से हमारा ट्रेड होता था, तो उन पे वो सील लगाने के लिए मोहर यूज़ करते थे। सो वो एक ब्रोकन मोहर मिली, उसको पशुपति मोहर बोलते हैं। उस पर पशुपति नाम से एक फिगर बना हुआ है जो कि शिव जी का है जी, ठीक है। वो ब्रोकन है, बट वो एक योगा पोजीशन में बैठे हैं जिसको बोलते हैं मूल बंद आसन। मूल बंद आसन। अब मूल बंद आसन में दिक्कत क्या है कि ये जो सील मिली ये ऐसी सिविलाइजेशन से मिली जो 5000 साल पुरानी है। मूल बंद आसन बहुत ही एडवांस योगा स्टेज है, तो वहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे होंगे एक सिविलाइजेशन को? कई हजार साल। तो कितना बाहर जा रहा है। तो ये मैं बोलना चाह रहा था, जैसे कि इनफैक्ट ये जो आपका द्वारका का जो द्वारका इन द सेंस जो रियल द्वारका कृष्ण जी वाली थी जो डूब गई थी, जिस टाइम वो डूबी है, ठीक है, अराउंड 7000 ईयर्स या कुछ आता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, 3000 या कुछ आता है, ठीक है, 3000 BC आता है। उस टाइम का अगर आप मीटियोरोलॉजिकल डेटा उठा के देखोगे तो जिस समय मेंशन है ना वो डूबने वाला कि वो द्वारका डूबी, उस समय वाटर का लेवल राइज हुआ था कुछ सालों के लिए बहुत ज़बरदस्त, साइंटिफिकली बोल रहा हूँ, ठीक है, लाइक मैनी फिट बहुत ऊपर चला गया था। और दैट इज़ द एग्जैक्ट टाइम जो उसमें मेंशन है कि ये डूबी है। और आज जो हमें अवशेष मिलते हैं नीचे जहाँ पे मोदी जी भी गए थे यात्रा पे, वो उसी द्वारका के हैं। और उसमें मतलब द वे दैट सिविलाइज, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉस्ट सिविलाइजेशन हियर, जो हम खोज नहीं सकते, बहुत मुश्किल है अभी फ़िलहाल जितना साइंस है। तो ये जो ऐसी सिविलाइजेशंस होती हैं ना, ये इतना पीछे गई होती हैं कि इनके रूट्स तो व्हाट डू द राइटर्स जो सेकुलर्स और ये हैं, ये क्या कहते हैं, नहीं वो पशुपति, वो शिव जी नहीं है, वो पशुपतिनाथ उनके अपने कोई जंगल के देवता थे, कोई ट्राइबल थे, ऐसे बोलते हैं। और कहते हैं कि साउथ में बोलते हैं कि ये साउथ वाले जो थे, जो चोलाज और ये भयंकर भयंकर डायनेस्टीज थी, एक तो इनको के बारे में बताते नहीं है पहले तो हिस्ट्री में, वो वही बताता अकबर बाबर, तो चोला डायनेस्टी थी, कहते हैं वो हिंदू नहीं थे, और ये जितने साउथ राजा थे हिंदू नहीं थे। और जब आप एविडेंस देखो तो कंबोडिया में अंकोर वट विष्णु जी का टेम्पल बना के आ रहे हैं, वो हिंदू नहीं है, समझ रहे हो। तो जब सिंगोर उनका लाए थे, वो स्टाफ जैसा है जो मोदी जी लाए थे पार्लियामेंट में रखने, तो कह रहे वो हिंदू सिंबल नहीं है। पहले कह रहे थे कि वो सारे हिंदू थे ही नहीं, फिर जब वो लाके पार्लियामेंट में रख दिए तो कह रहे हिंदू सिंबल पार्लियामेंट में क्यों रखा है। तो देख रहे हो अब ये जो हेट्रेड है ना, ये हेट्रेड भी नहीं कहेंगे यार, ये जिद होती है, जिद है, ये एक कोशिश है, एक जिद है। जैसे कि मैं तुम्हें पैसा दे के करा रहा हूँ कि नहीं तुझे ना ये कुत्ता भी क्या तुझे ईट मारनी है, चाहे वो तुझे प्यार कर रहा हो चाहे तुझे काट रहा हो। एंड मैं ये नहीं कह रहा जो दे रहे हैं उनका अपना एजेंडा है, बट यू एज एन इंडिविजुअल तुम्हें अंदर से बुरा नहीं लगता? व्हाट आर यू डूइंग? इससे अच्छा हीरा मंडी बैठ जाओ यार। मैं सीरियसली, इसलिए मैं शरीर बेचने वालों की मैं फिर भी इज्जत कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, बट ये जो ये होते हैं ना, मतलब हाउ इज़ इट नॉट पेड, हाउ इज़ इट नॉट स्पॉन्सर्ड। इवन मैं आपको बताऊँ, आपने हल्दी घाटी पता है? सबको पता है हल्दी घाटी, सबको पता है, बच्चों को पता है।
हल्दी घाटी युद्ध में जब एंड हुआ, पहले तो वो कंट्रोवर्शियल है कि उसमें जीते थे कि हारे थे, पहले तो कंट्रोवर्शियल है। तो अभी कहते हैं कि वो एक रिकॉर्ड कहता है कि वो चले गए थे वहाँ से, भाग गए थे। इनफैक्ट ये लिखा हुआ है ऐसे करके, काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुली लिखा है, बट जो भी है। तो एक जगह दूसरा कहता है कि ये अभी जो रिसर्च हुई 2006 के बाद हुई है, हिस्टोरियन ने करी है, उनके हिसाब से तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उनका जो स्टैम्प वगैरह प्रताप के थे, महाराणा प्रताप के जो स्टैम्प थे वो बाद में भी यूज़ हो रहे थे आफ्टर हल्दी घाटी। तो ये पॉसिबल नहीं था अगर वो हार गए होते, अगर हार गए होते, ठीक है। तो वो काफ़ी चीज़ें हैं, वो अलग चीज़ है। बट उसके बाद 6 साल बाद आई थिंक दिवेर का युद्ध हुआ था। दिवेर के युद्ध में एक देश का सबसे बड़ा राजा, जो कि अकबर की सेना थी पूरी, उस राजा की सेना को, मतलब महाराणा प्रताप की सेना, उनके बेटे ने इतना भयंकर हराया था कि इनफैक्ट उनके जो आपने एक आइकोनोग्राफी देखी होगी जिसमें महाराणा प्रताप एक आदमी को घोड़ा समेत काट रहे तलवार से, ये आपने कहीं देखा, उनके बेटे ने भी सिमिलर एक किया था, एक को मारा था। ये किसी को पता नहीं है, अमर सिंह था शायद उनका नाम, होते उन्होंने काटा था ऐसे एक, इनफैक्ट उनका सेनापति भी मारा गया था उसमें। तो ये हमें पढ़ा नहीं है। दिवेर का युद्ध मुझे बहुत एज बड़ी हो गई मुझे सुनाई पड़ा कि दिवेर में भी युद्ध, ये मैंने भी नहीं सुना इस बार, ठीक है। तो DIVER का भी सर्च करना, एक बहुत बढ़िया, काफ़ी हिस्टोरियंस हैं वो जो यूट्यूब पे भी हैं, मतलब प्रॉपर चैनल वाले, वो हिस्टोरियन नहीं मतलब रील वाले, बट प्रॉपर वाले हैं। तो उनको देखना, जो कि NCERT में नहीं घुसते हैं ज़्यादा, जो कि IAS की प्रिपरेशन उतनी नहीं करा रहे हैं, वो बताएंगे। तो ये, हाँ, तो ये है, ठीक है। तो ये सारा अगर आप देखो तो घूम फिर के हमारा जो शुरू का डिस्कशन था कि ओरिजिन ऑफ इस्लाम का जो था इशू, ठीक है, ये कैसे शुरू हुआ, हाउ इट मॉव्ड इनटू राइट नाउ कैसा है। और सिमिलर केस इज़ विद क्रिश्चियनिटी, बट क्रिश्चियनिटी में 2 मेजर मूवमेंट आई 1500s के टाइम और 1700s के टाइम। एक का नाम था रिफॉर्मेशन, एक का नाम था एनलाइटनमेंट। उसमें उन्होंने बहुत ही अक्लमंदी की बात की। उन्होंने क्या करा, गवर्नमेंट और चर्च को अलग कर दिया। चर्च का कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट का मतलब नहीं चर्च से, ठीक है। उसकी वजह से क्रिश्चियन आज कहाँ देख लो, हर तरह वो आगे बढ़े हुए हैं, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मतलब उनका देखो कल्चर उनका नया है। तो वो अभी वो कंसेप्ट्स वो आजमा रहे हैं जो हमारे यहाँ 1000 साल पहले आजमा लिए गए थे अबाउट सोसाइटी। दूसरी बात क्या है ना, उनको लोग ना फॉलो करते हैं, मतलब फॉलो इसलिए करते हैं जो मॉडर्न कहा जाता है ना, उनको कहा जाता है कि मॉडर्न है। हाँ, क्योंकि हमारे दिमाग में यही है कि जो मटेरियलिस्टिकली रिच है उसको फॉलो करो, राइट, ठीक है। तो वो ठीक है, लेकिन मटेरियलिस्टिकली वो इसलिए सक्सेसफुल हुए कि उन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। वरना वो कम नहीं थे। उनके यहाँ विच हंट्स होती थी, अगर आपके बारे में बड़ा रूह काँप जाएगी उसमें, मतलब वुमेन को बिना बात मार देते थे, बस ये कहने, और ऐसे नहीं मारते थे, जला देते थे जिंदा उस पर स्टेक पे। एक ही चीज़ मैंने सुनी है कि क्या होता था ना कि एक टाइम पीरियड आया था बीच में हिस्ट्री में ही कि जहाँ पे ना जिस पर भी शक होता कि ये विच है, हाँ, विच क्राफ्ट करते उनको जिंदा जला देते। हाँ, ये होता था। तो जैसे आपको, जैसे एक वुमन है, उसने शादी नहीं की रही है, वो बहुत बुढ़ी हो गई है, जो कि थोड़ा अजीब है सोसाइटी के हिसाब से, उस समय की जो सोसाइटी थी, और उसके बाद कई सारी बिल्लियाँ हैं, ये विच है। और अभी नहीं करेंगे ये, जब कुछ आपदा आई उस एरिया में, कोई मर गया गलत तरीके बीमारी से, और नहीं पता चल पाया कैसे मरा, इसने मारा है, उसको जला देते थे। नई बच्चियाँ 16 साल की, 15 साल की जला देते थे, जिंदा जला देते थे कि ये विच है। और इनफैक्ट इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। एक आई थिंक बॉस्टन जो US का एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा हुआ था ये जी, एक सैलम एक एरिया है वहाँ पे। तो ये है, सो वो बहुत सक्सेसफुल होते चले गए इस वजह से, ठीक है। इस्लाम में ऐसा कोई आया नहीं टाइम। उसका एक रीज़न ये था, इस्लाम वॉज फ्लरिशिंग साइंटिफिकली एट वन टाइम। और ये बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री इसकी, कि जो ये बगदाद बोला जाता है ना आज के टाइम में, बगदाद जो एरिया था वो बहुत ही रिच था कल्चरली, जितना था, मतलब 1000 साल का कल्चर जो भी था, कम छोटा था बट काफ़ी रिच हो रहा था वो। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो जो कुछ शब्द हैं हमारे पास जो इंग्लिश में यूज़ करते हैं, अलजबरा, दिस इज़ एन अरेबिक वर्ड, ठीक है, एल्गोरिदम इज़ एन अरेबिक वर्ड। तो ये कंसेप्ट वहाँ पे पॉपुलराइज हुए, खोजे तो नहीं गए थे, वो तो इंडिया से और इधर उधर से भी आता था, क्योंकि ट्रेड रूट वो भी होता था। तो वो वहाँ पे पॉपुलराइज हुए, और वहाँ पे स्टार्स के नाम रखे गए,
क्योंकि वहाँ स्टार गेजिंग होती थी बहुत ज़्यादा, लोग टेलीस्कोप जो भी देखते थे। नेविगेशन जो आपका सी में होता था उसके उन्होंने मेथड्स ईजाद किए कंपास से, और मतलब बहुत तरीके से। बट हुआ क्या ना कि पहले तो इनके यहाँ एक डिक्री आई कि एक इनके लीडर थे, रिलीजियस लीडर, पहले तो इन्होंने चेंज नहीं किया कभी भी मस्जिद को गवर्नमेंट से अलग नहीं किया, ठीक है। दूसरा इनका एक लीडर थे, वो आए, उन्होंने कहा कि जो नंबर्स के साथ जो कैलकुलेशंस करता है, मतलब छेड़छाड़ करता है, कैलकुलेशंस को छेड़छाड़ बोलते हैं, नंबर्स के साथ जो प्लस माइनस करता है वो शैतान का काम कर रहा है। चलो अगर मैथ्स हटा दोगे ना तो साइंस नहीं बढ़ेगी आगे, नहीं बचेगी, ठीक है। तो वो पूरा क्रम्बल कर गया। दूसरा 1200 मिड 1200s में मंगोलियन आर्मी अंडर चंगेज़ खान ने बगदाद को पूरा रैंसैक कर दिया। आई डोंट नो चंगेज़ खान था कि उनका कोई वंशज था, बट थी मंगोलियन, उन्हीं की थी आर्मी, खानेट पूरा था। उसने वो बगदाद को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा डिस्ट्रॉय, उनकी सारी लाइब्रेरी जला के राख कर दी। और जो उनकी नदी थी वो बोला, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि पहले तो वो लाल थी खून से, इतने लोग मारे थे उन्होंने। फिर वो जो किताबें उन्होंने फेंकी थी उससे, फिर उसकी स्याही से वो काली हो गई थी, ऐसा बोला जाता है, लेजेंड ऐसी बोलती है। तो मतलब वो पूरा जो उसको बोला जाता है कि जो मुस्लिम इस्लामिक गोल्डन एरा था वो उसने ख़त्म कर दिया था वहाँ पर, क्योंकि बगदाद वॉज द सेंटर। और उस समय अगर बगदाद देखोगे ना बहुत ज़्यादा फ्लरिशिंग सिटी था। उसके बाद 1500 और 1700 में जब इस्लाम था ये बहुत ही फ्रेगमेंटेड था और मोस्टली अंडर ऑक्यूपेशन था, ठीक है। ब्रिटिश, इंग्लिश, पोर्टुगीज़ अंडर सब, जैसे पूरा अफ्रीका है, नॉर्दर्न अफ्रीका इस्लामिक है पूरा, बट वो पूरा ऑक्यूपेशन में था। ज़्यादातर फ्रेंच और पोर्टुगीज़ और ये सब थे, जर्मन भी थे, इटली भी, इटालियन भी थे। तो वहाँ पे अगर आप एक सब्जुगेशन में रहते हो ना तो आप रिफॉर्म क्या लाओगे? नहीं लाओगे आप रिफॉर्म, क्योंकि आपको अपना ही बचाने में लग जाओगे, राइट। तो सेम केस, तो ये इस्लाम में ये प्रॉब्लम बीच में आई, ठीक है। तो साइंस डिडंट कैच अप, और फिर उनको क्या लगा कि जो साइंस ये जो पढ़ाई जा रही है मॉडर्न साइंस, ये अंग्रेज़ों की है, हम इसको अगर अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो बच्चे जो हैं वो उनको फॉलो करने लगेंगे। तो हम हमें अपना पढ़ाएंगे भले वो कैसी भी हो, ठीक है। तो उन्होंने वो कहा कि वो पढ़ो, तो उससे क्या हुआ, रिफॉर्मेशन हुए नहीं। और तो ये मेन यहाँ पे बाइफर्केशन हो गया कि क्रिश्चियनिटी क्यों इतनी रिफाइंड तरीके से अटैक करती है, अटैक वो भी करती है, और ये किस तरह से अटैक करते हैं, अटैक दोनों हैं, ठीक है। तो अगर कोई एक इस्लामिक पावर है ग्लोबल जो कि एक अटैक करेगी तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन करेगी उस जगह पे, जो कि यूरोप में हमें दिख रहा है, राइट। वहाँ पे गवर्नमेंट गिराने की कोशिश करेंगे वायलेंस करके, वो करते हैं। क्रिश्चियंस ऐसा नहीं करते। क्रिश्चियंस आर लाइक, वो नहीं होता जो, मैं क्रिश्चियंस भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा जो क्रिश्चियन इम्पीरियलिस्टिक बॉडीज़ हैं, कुछ हैं, मैं नहीं कहूँगा सारे हैं, लेकिन कुछ हैं क्रिश्चियंस में, और मेरे ख्याल से हिंदुओं में भी कुछ ना कोई बॉडी होगी, बट मैं इनको बता रहा हूँ। तो क्रिश्चियनिटी में कुछ अगर ऐसी बॉडीज़ हैं जो करती हैं, वो क्या तरीका लगाती हैं कि धीरे धीरे नीचे से काटो। सो इट्स लाइक आप हो, वी आर टॉकिंग इन इंग्लिश, राइट, दिस इज नॉट अ लैंग्वेज, राइट। और what date is today? What date is today? 19th. According to what? What is the year? 19th July 2024. 2024 from what? According to English calendar. From the birth of Christ. Right. From the birth of Christ it's 2024. We are following that, right? That's how they change. So बहुत ही subtle change होता है, but ये हमेशा के लिए हो जाता है. You can't change that. International calendar follow करना पड़ेगा, right? तो और एक तो उनका ग्लोबल था, तो वो हर जगह वही हो गया है, राइट। और वो जो कल्चर्स थे वो स्ट्रॉन्ग, उतने रेजिस्टेंट थे नहीं। तो जैसे मैंने आपको थॉर ओडिन का बताया, तो जब वो वाइप आउट हुआ तो वहाँ पे कुछ बचा ही नहीं। इनफैक्ट ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सेंट निकल्सन है जिनके नाम पे सेंटा क्लॉज बना हुआ है। तो सेंटा क्लॉज जो फिगर है ये मार्केटिंग फिगर है, ये बाद में बना, और बेसिकली ये किसी और कलर के होते थे पहले। ये रेड हुए कोका कोला के ऐड के बाद, कोका कोला ने रेड कर दिया, थोड़ा उनके थीम से मैच कर रहा था कलर से। तो सेंट निकलस जो थे, इन्होंने अपनी मदर का इलाज नहीं किया था। ही वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर एंड अ सेंट प्रीस्ट, मतलब उन्होंने अपनी मदर का इलाज नहीं किया, क्योंकि उनकी मदर कह रही थी मैं क्राइस्ट को नहीं मानूंगी, मैं जुपिटर को मानूंगा। वो जुपिटर गॉड उनके यहाँ थे, वाले ग्रीक गॉड्स, रोमन गॉड्स, इसलिए उनका इलाज नहीं किया था इसने, वो मर गई थी। उसको इन्होंने उठा के क्या फिगर बना दिया कि ये फादरली फिगर और बच्चों को प्यार करने वाला, वो चिमनी से आता है, वो सब करके वो दूसरी जगह के। और सिमिलरली एक फेस्टिवल होता है ईस्टर, आपने सुना होगा।
ईस्टर में पता है क्या होता है? ईस्टर में अंडे होते हैं और दूसरा जानवर कौन सा होता है? रैबिट। रैबिट। अंडे और रैबिट का क्या मतलब? नहीं मतलब है ना? कोई नहीं। एक मतलब है, रैबिट की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत बच्चे पैदा करता है। अंडे बच्चे। तो एक गॉडेस होती थी उस एरिया में, जो आई थिंक जहाँ पे बेबीलोनियन, ये जो इराक वाला एरिया है, यहाँ पे थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। उनको बोलते थे इश्तार। इश्तार देवी का नाम था, देवी जो भी वो सोचते हैं उनको। वो फर्टिलिटी की गॉडेस थी, ठीक है। तो ईस्टर फर्टिलिटी का सिंबल हुआ और उसको इन्होंने जोड़ दिया, क्राइस्ट इस दिन वापस आ गए थे डेथ से। तो इन्होंने अब उसको ईस्टर कर दिया और मना रहे हैं सारे। तो फ्राइडे को गुड फ्राइडे हुआ, सैटरडे संडे को क्राइस्ट वापस आ गए, इसलिए हम इस दिन अंडे और खरगोश। क्राइस्ट का क्या मतलब अंडे खरगोश से? कोई मतलब वो जहाँ पे रहते तो अंडे खरगोश होते ही नहीं थे, अंडे होते होंगे, खरगोश तो नहीं थे। दैट्स हाउ इट चेंजेस। और मेरा बस ये था यार एंड में कि लेट्स रैप इट अप अभी, है ना, वरना ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है, तो बहुत ही रातें हो जाएंगी। लेकिन बात मेन है कि मैं जितने भी हिंदूज, जितने भी सनातनी, व्हेन आई टॉक अबाउट सनातनी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट हिंदूज, आई एम टॉकिंग अबाउट सनातनी, आई एम टॉकिंग अबाउट हिंदूज, आई एम टॉकिंग अबाउट सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन्स और कुछ लेवल तक पारसीज भी, बिकॉज उन्होंने जो कंट्री में कंट्रीब्यूशन किया है बहुत ही अल्टीमेट है। तो ये जितने लोग हों, आप अगर आप अपनी रिलीजियस बॉडीज़ में जाते हो, आप एक जैन मंदिर में जाते हो, आप एक बुद्ध मोनेस्ट्री में जाते हो, आप एक हिंदू टेम्पल में जाते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, अगर आपको ये पता नहीं है कि वो गवर्नमेंट का है, अंडर है कि अपना ऑटोनोमस है, अगर वो गवर्नमेंट के अंडर है, नहीं पता आपको, आप पैसा नहीं दोगे, ठीक। और अगर आपको पता है गवर्नमेंट के अंडर तो बिल्कुल नहीं दोगे, ठीक है। आप पैसा अगर देना है, इट्स बेटर टू फीड द प्रीस्ट देयर, या जो वहाँ पे ब्रह्मचारी होते हैं, या पे वेद पाठशाला जाओ आप, वेद पाठशाला होती हैं जहाँ जो आपके जो ब्राह्मण देवता है ना, जो आपके पूजा कराते हैं, सारा संभाल रखा है उन्होंने, वो वहीं से पढ़ के निकलते हैं। तो वेद पाठशालाज में डोनेट करो आप, बेटर है, मतलब ऑल्टरनेटिव। और वेद पाठशालाज में आपको बता दूँ, अगर आप लोगों में से कोई भैरव जी का भक्त है, भैरव बाबा का भक्त है, अगर आपको नहीं पता हो तो गूगल कर लेना, ठीक है, वो शिव जी का एक रूप है। तो जो वेद पाठशाला के जो विद्यार्थी होते हैं, उनको उन्हीं भैरव बाबा का बाल रूप बटुक भैरव माना जाता है, ये शास्त्रों में है, ठीक है। तो उनको डोनेट करो, उनको खाना दो, उनको कपड़े दो, अब पैसा मत दो वहाँ पे, पैसा का कुछ भरोसा नहीं किसके हाथ में कहाँ चला जाए, यू कैन फीड देम, राइट। और ऐसी चीज़ें करो जिसको आपको लगे, और जैसे आपको सब चिल्लाने लगते हैं कि अरे यहाँ पे ये हो रहा है, वैष्णो देवी में ये हो रहा है, वहाँ नहीं जाना है आपको। आपके घर के पास जो मंदिर है उसका पता लगाओ, क्या वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है, नहीं है। मैं नहीं कह रहा आप लीगल केस कर दो, वैसे कर दो, अच्छी बात है, लेकिन वो से, और वो किसी के खिलाफ नहीं है, हमें आज़ादी चाहिए। हम गवर्नमेंट को ये, अगर आप केसेस नहीं करोगे, अपील नहीं करोगे, तो गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा। गवर्नमेंट को पता चलना, वो एक होता है ना कि जब कोई जानबूझ के सो रहा होता है ना, आप नहीं जगा सकते उसको। कोई सो रहा हो तो जगा दोगे हिला के, जानबूझ के सो रहा नहीं जगेगा, क्योंकि जानबूझ के सो रहा तो उसको ना हिलाना पड़ेगा। जैसे कभी विशालगढ़ में हुआ, विशालगढ़ में सबको पता था क्या हो रहा है, बट जब तक वो एक संगठन वहाँ नहीं पहुँचा, उसने हल्ला नहीं मचाया, तब तक वो मज़ारें नहीं तोड़ेगी, राइट। तो आपको ये देखना है कि अगर वो गवर्नमेंट कंट्रोल में है तो आप अवेयरनेस फैला सकते हो आसपास। जो सक्षम हैं, जो लॉ में अच्छे हैं, जो लीगल पढ़ाई कर रहे हैं और जो लीगल फील्ड में हैं, कुछ कर दे उसके लिए, दैट्स ऑल। थैंक यू। प्रखर भाई, हमने ना काफ़ी सारी बातें की, और मैं कहूँगा कि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कि रैंडम भी थे, हाँ, यानी कि एक फ्लो था, और फ्लो ऑफ थॉट्स में हमने वो बातें की हैं। करेक्ट करेक्ट। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा आपसे भी, और मैं अपने जो ऑडियंस हैं उनसे मैं एक कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि नेक्स्ट जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के दौरान ना काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस मेरे माइंड में आए जो मैंने जानबूझकर नहीं पूछे। करेक्ट। क्योंकि होता क्या है ना कि हम एक पॉडकास्ट होता है उसको लिमिटेड ही रख सकते हैं, हमारा टाइम कंस्ट्रेंट तो है, टाइम होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है कुछ भी जानना चाहती है हमारी हिस्ट्री के बारे में, या उनको कुछ लगता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, सही है, इस चीज़ को पर्दाफाश होना चाहिए, कोई भी ऐसा थॉट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। राइट। और हमें बताइए कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में जो प्रखर भाई के साथ होने वाला है, हम बहुत ही जल्द प्लान करेंगे, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। प्रखर भाई, मेरा
जो कुछ हैं टॉपिक्स जो मतलब मैं चाहूँगा कि हम उनको ज़रूर इंक्लूड करें। जैसे मैं बात करना चाहूँगा अगले पॉडकास्ट में कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में, या फिर मैं कहूँगा कुछ भी ऐसे मोन्यूमेंट्स जो मतलब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड हैं या फिर हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, डजेंट मैटर कि वो किस धर्म से हैं, हमारी हिस्ट्री से रिलेटेड है, उनके बारे में उनको तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया, वो किस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, हमारी द्वारका है उसकी असली हिस्ट्री क्या है। और काफ़ी सारे ऐसे ना सिविलाइजेशंस हैं जो कि अभी अभी नए नए पता चले हैं हमें, और काफ़ी ऐसे भी जो कि बहुत पुराने हमें पता है बट उनकी असली सच्चाई अभी तक आ ही नहीं पाई है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा अपने नए पॉडकास्ट में, अपने अगले पॉडकास्ट में। करेक्ट। सो प्रखर भाई नेक्स्ट टाइम हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं बिल्कुल मेहनत करेंगे। और इसमें एक और चीज़ है, इस पे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे एक टॉपिक आप मेरी तरफ से नोट कर लो कि द वे जिस तरीके से हम आज के टाइम पे हिंदुज़म फॉलो करते हैं एज अ एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ फादर, एज अ ब्रदर, और जैसे हम लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते आए हैं, वो बहुत ही नर्सरी लेवल का जो रिलीजन होता है ना, जैसे कि बस कर दिया, दिवाली में दारू पी ली, दिए जला लिए, दारू पी ले, कुछ लोग दिवाली में दारू पी लेते हैं, होली में दारू पी ली, मटन खा लिया, जो है हम मैंने देखता आया हूँ, ठीक है, करते हैं लोग। सो आपको ये, और फिर आपको भगवान कहते भगवान नहीं सुनते, ऐसा नहीं है, उसके लिए अलग स्टेजेस होती है जिस पे आपको ग्रेजुएट होना होता है, ये भी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ये थोड़ा इस पर भी थोड़ा करेंगे। मैं एक मेरे हैं गुरुजी, उनसे बात करके बताऊंगा मैं आपको। देखिए मैं कोई प्रोफेसर या कुछ नहीं हूँ, बट द वे आई हैव ग्रोन अप, आई हैव अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं जो आपसे बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, वो किसी ना किसी एक्सपर्ट ने मुझसे बोली है कभी ना कभी, वो मुझे याद रह जाती है। बट मेरी यही प्रॉब्लम है, मेरे को याद रह जाती चीज़ें, फिर लोग कहते हैं तेरे को क्यों याद रह जाती हैं, सब गड़ी चीज़ें उखाड़ता है, मैं भूल नहीं पाता। ठीक है, थैंक यू जी प्रखर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लंबा हो गया हमें कोई बात नहीं, हमारी ऑडियंस है बड़ी समझदार है और काफ़ी कोऑपरेटिव है, वो सब देखेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा नेक्स्ट टाइम दोबारा से मिलते हैं, जल्दी ही मिलते हैं, और है ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट एक रखने वाले हैं हम। बिल्कुल करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, आज के लिए इतना ही। जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव।